गुड इवनिंग बेटा, राधे राधे। अरे शोर नहीं भाई, बातें नहीं अब। गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए। अरे हाँ भाई, कहाँ तक पहुंच गए थे? कहाँ तक हो गया था? अच्छा, लेडर वाला क्वेश्चन दिया था करने को। ठीक है, तो बस ये लेडर तक ही हुआ था। न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन लिखा दिया था। टाओ बराबर आई अल्फा, ये बता दिया था। टाओ एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस। ठीक है, चलो भैया, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग क्लास। शांति बना जाओ। हाँ भाई, तो टाउ एंड आई शुड बी अबाउट दी सेम एक्सिस। लैडर वाला क्वेश्चन करने को दिया था तुम्हें। क्या आया? N1 क्या आया? N2 क्या आया? 700। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आया? 375। स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं पूछ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया? 375। और म्यू मिनिमम कितना आया? 15/28। भाई मेरे हिसाब से तो देखो ये आंसर है। तुम देख लो, तुम्हारे वेरीफाई कर लो तुम। N2 मेरे हिसाब से होना चाहिए कितना? 700। N1 होना चाहिए 375। स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए 375। और म्यू मिनिमम होना चाहिए 15/28। क्या यही आंसर आ रहे हैं क्या? देख लो भाई, सबके आंसर ये हैं क्या? किसी का नहीं हो तो बता दो, मैं सॉल्व करके बता दूं। नहीं आया ये आंसर? क्यों बे, क्या कर रहा था? गलत हो गया? क्यों गलत हो गया? क्यों भाई? आपको ये क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन क्लास में कराया नहीं कराया है? होना चाहिए था भाई। चलो देखो ध्यान से, जिनका नहीं हुआ। मुझे डेटा बताओ, ये लैडर का मास कितना गिवन था? हैं? 20 kg। और इस पे क्या एक आदमी खड़ा था क्या? और वो कितनी दूरी पे था? 2 मीटर। और इसका मास कितना था? तो ये तो हो गया लैडर का। और बॉय का मास कितना हो गया? 50 kg। अच्छा, लैडर की लेंथ कितनी गिवन थी? 10 मीटर। तो लैडर की लेंथ हो गई 10 मीटर। ठीक है भाई, ये डेटा गिवन था क्या? चलिए आइए एफबीडी बनाते हैं। तो भाई देखिए, फोर्सेस जो लगेंगे, क्या पर्सन का एमजी लगेगा? बोलो कितना लगेगा? अरे कितना लगेगा? 50 जी। अरे 50 जी लगेगा ना? क्या लैडर का एमजी लगेगा? क्या 20 जी लगेगा? लैडर का सेंटर ऑफ मास क्या 5 पे होगा? भाई टोटल 10 लेंथ है तो क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे लैडर का एमजी लगेगा, कितना लगेगा बोलो? 20 जी। ये दीवार क्या नॉर्मल लगाएगी क्या? N1। क्या ये नॉर्मल लगाएगी क्या? फ्लोर नॉर्मल लगाएगा क्या? N2। लैडर की टेंडेंसी कहां जाने की? बाहर। बोलो फ्रिक्शन कहां लगेगा? अंदर। समझ में आया? चलो, अब लैडर क्या इक्विलिब्रियम पे है क्या? क्या नेट फोर्स 0 होना चाहिए? वाई डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन में भी। चलो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करो, बताओ। वाई डायरेक्शन में बताओ कौन कौन से फोर्सेज है? N2 बराबर क्या लिख दूं? 70 जी। मतलब क्या N2 की वैल्यू आ गई क्या? 700 न्यूटन। तो N2 तो आ गया 700। चलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करो। N1 किसके बराबर आ गया बोलिए? स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे क्या समझ में आती है बात? मतलब N1 और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों क्या हैं? इक्वल। अब हमें N1 और स्टैटिक फ्रिक्शन हैं कितने पता करने हैं। इक्वल तो हैं, लेकिन हैं कितने? तो अब क्या यूज करें? अब क्या यूज करें? 2 दिन क्लास नहीं आई, सब भूल गए हैं? क्या यूज करोगे अब? भाई नेट फोर्स 0 कर लिया, अब क्या करोगे? नेट टॉर्क 0 करोगे। चलो, तो नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट 0 करें? क्या ये पॉइंट बढ़िया है क्या? क्योंकि इससे दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही है। चलो, तो नेट टॉर्क क्या मैं ए पॉइंट के अबाउट 0 कर दूं क्या? तो ए पॉइंट के अबाउट इसका तो टॉर्क आएगा नहीं, इसका भी टॉर्क नहीं आएगा। क्या mg का आएगा? कैसे घुमाएगा? कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला mg भी कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और n1 कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लूं? क्या क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लूं? अच्छा देखो ध्यान से, क्या mg सुंदर है क्या? तो किसका कंपोनेंट करूं? r का। तो ये r कितना बोल? 5।
तो क्या हो जाएगा 5 cos 53। सबको समझ में आता है? चलो तो मैं टॉर्क लिख रहा हूं, पहले 20g का लिख रहा हूं, तो बोलो क्या बन गया 20g इंटू 5 cos 53। देख लो मैंने सही लिखा है क्या? अच्छा अब 50g का टॉर्क लिखो, 50g इंटू ये दूरी कितनी हो जाएगी 8। क्या 8 cos 53, क्योंकि मुझे क्या आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है बेटा, तो क्या लिख दूं बोलो 8 cos 53। क्या दोनों एंटी क्लॉकवाइज थे क्या? n1 का क्या क्लॉकवाइज आएगा? n1 ये r कितना 10, तो 10 cos 53 या 10 sin 53? 10 sin 53। तो माइनस माइनस क्यों लिखा समझ में आया? क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो माइनस n1 इंटू 10 sin 53 इज इक्वल्स टू 0। देख लो ये क्वेश्चन समझ में आई बच्चे? देख लो कोई भी डाउट हो पूछ लो मुझसे, तुम भी देख लो भाई। हीरो आ गया समझ में? कहां गलती करी थी? तू तो बेटा तू टॉर्क अगर इस पॉइंट के अबाउट ले रहा है तो दूरी 8 हुई ना, 2 कैसे हुई? ठीक है चलो आ जाओ सिंप्लीफाई करो इसको, बोलो कर लोगे इसके बाद? इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो, यहां से तुम्हारा क्या निकल के आएगा n1, और n1 कितना आ जाएगा यहां से 375। n1 375 तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन भी 375, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 375 मतलब इतना फ्रिक्शन चाहिए, और जो चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। क्या वहां से म्यू आ जाएगा? बहुत ही बढ़िया। चलो भाई चलें आगे चलें। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या टेस्ट पोस्टपोन्ड हो गया तो पागल हो गया इस खुशी में? हैं भैया पोस्टपोन्ड हो गया लेकिन नेक्स्ट संडे तो होगा ना? चलो अच्छा देखा जाएगा। अबे टेस्ट देख लेगा तेरे को। चलिए तो हाँ पहले तो टेस्ट देखेगा, फिर घर वाले फोन करेंगे, फिर जब वो आएंगे तो वो मालाओं से मतलब झाड़ुओं से स्वागत करेंगे। चलो भाई तो अब देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं। अपन ने क्या बच्चे टॉर्क निकालना सीख लिया है क्या? भाई मैं टॉर्क निकालना बहुत अच्छे से जानता हूँ, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या एफ इंटू आर परपेंडिकुलर टॉर्क निकालना आता है। अब मैंने लास्ट क्लास में सीख लिया था एक रिलेशन, क्या टाउ बराबर आई अल्फा। भाई इसका पीछे का जो डेरिवेशन है डेफिनेटली मैंने आपको आइडिया तो दिया था, लेकिन इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम क्या पढ़ लेंगे एक बार एंगुलर मोमेंटम। याद है मैंने कुछ बताया था? जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ होता है एफ बराबर डीपी बाई डी टी, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है टाउ बराबर डी एल बाई डी टी, लिखाया था शायद मैंने। और वहीं से क्या निकल के आएगा टाउ बराबर आई अल्फा। ये टाउ बराबर आई अल्फा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्या एफ बराबर एम ए था क्या, तो एफ की जगह यहाँ पे, एम की जगह यहाँ पे, और ए की जगह यहाँ पे। क्या लॉजिकल है क्या? तो जैसे एफ बराबर एम ए होता था, यहाँ टाउ बराबर क्या होगा बोलो आई अल्फा। टाउ बराबर क्या होगा आई अल्फा। अब देखो जो है क्या टाउ एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस। भाई जिस एक्सिस के अबाउट तुम या जिस पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क लिख रहे हो उसी के अबाउट बॉडी का क्या लोगे आई। पक्की बात है, जैसे मान लो डोर है, तो डोर की ध्यान से देखना क्या ये एक्सिस है क्या बेटा? अब अगर मैं टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट ले रहा हूं तो क्या आई भी डेफिनेटली इस एक्सिस के अबाउट ही लूंगा, तो मेरा इस एक्सिस के अबाउट क्या निकल के आएगा अल्फा। क्या निकल के आएगा अल्फा। भाई देखो ना लॉजिकल है, अगर मैंने डोर पे फोर्स लगाया, मैंने डोर पे क्या लगाया फोर्स, तो क्या उस फोर्स ने टॉर्क जो है उस फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस किया क्या? वो टॉर्क किसके अबाउट प्रोड्यूस हुआ एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट। तो उस पॉइंट के अबाउट बॉडी या उस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या करेगी घूमेगी, घूमेगी तो उस बॉडी का आई भी क्या मैं उसी एक्सिस के अबाउट लूंगा, तो मेरा उस बॉडी का क्या निकल के आ जाएगा अल्फा। क्या लॉजिकल है? इस पे बेस क्वेश्चन करा था एक भी नहीं करा था? एक क्वेश्चन करा था डिस्क वाला क्वेश्चन करा दिया था कि भाई एक डिस्क पे हमने टेंजेंशियली क्या लगाया फोर्स, तो उस फोर्स ने क्या टॉर्क प्रोड्यूस किया। अरे तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे, और उस टॉर्क को फिर किसके बराबर करा था तुमने आई अल्फा। उस टॉर्क को किसके बराबर करा था तुमने आई अल्फा। ये सब हो गया था ना। चलो तो अब आगे मूव करते हैं अपन। अब ध्यान से समझो, बिल्कुल अच्छे से फोकस करना। एक बार मुझे डिस्क वाला क्वेश्चन दिखा दो, क्या था वो क्वेश्चन? अ डिस्क ऑफ रेडियस इतना एंड आई हिंज्ड अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे हिंज्ड है, ठीक है। ओमेगा नॉट दे रखा है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द डिस्क इन 5 सेकंड। तो क्या हमारा यहाँ पे सर्कुलर भी यूज होगा क्या? भाई ओमेगा नॉट गिवन है और फाइनल ओमेगा क्या है 0,
तो बेटा क्या यहाँ से हमने अल्फा निकाल लिया था क्या? कैसे? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और एक बार अल्फा निकल के आ गया तो टाउ बराबर क्या है? आई अल्फा। टाउ बराबर क्या है? आई अल्फा। आई तुम्हें पता है, अल्फा तुमने निकाल लिया, टॉर्क निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछ लेता, बताओ कितना टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा इस टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या वो भी निकाल सकते हैं क्या? बिकॉज मैं जानता हूं टाउ क्या होता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो मुझे आर पता होगा तो क्या एफ निकल के आ जाएगा? अगर मैं फोर्स टेंजेंशियल लगा रहा हूं तो क्या आर और एफ के बीच में ऑटोमेटिकली एंगल 90 हो जाएगा क्या? ये कराया था ना मैंने। चलिए, तो यहां तक अपना हो गया था। अब आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उससे अगला क्वेश्चन आप करेंगे। तो देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेटा। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसे समझो, आपकी जो टेबल है ना, आपकी जो बेंच है, इसके ऊपर एक रॉड रखी है। तो इसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है, और इस रॉड को हमने इसके एंड पे हिंज कर रखा है। हिंज समझते हो ना? तो इसके एंड पे, अच्छा मैंने हिंज फोर्स की कैलकुलेशन सिखाई थी क्या? क्या हिंज फोर्स में हमेशा दो कंपोनेंट्स लेते हैं क्या? एफ एक्स और एफ वाई, ये सब बता दिया है ना मैंने। बहुत बढ़िया। तो ये एक रॉड है भाई, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, इसका मास एम है, इसकी लेंथ क्या है? एल। अब बेटा कर क्या रहे हैं हम, इस रॉड के एंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ। इस रॉड के हम एंड पे फोर्स लगा रहे हैं एफ। एक बार बनाओ इतना डायग्राम, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर समझेंगे। तो एक रॉड, ये रॉड वर्टिकल प्लेन में है या हॉरिजॉन्टल प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब ऐसे समझो, तुम्हारी बेंच पे एक रॉड है जिसका एक एंड तुमने फिक्स कर रखा है, और अब तुम दूसरे एंड पे एफ फोर्स लगा रहे हो। तो लिखो क्वेश्चन, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स एफ, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स एफ, फाइंड, just after applying the force F, find first part, find first part alpha, alpha, second part ACM, second part ACM, ACM मतलब acceleration of center of mass, acceleration of center of mass, alpha ACM. Third part force by hinge on rod, force by hinge on rod. चलो भाई, अब सब जने बोर्ड पे फोकस करें ध्यान से। देखो भाई, इस रॉड पे एफ फोर्स लग रहा है। अगर इस रॉड का मैं एफ बी डी बनाऊं तो एमजी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। एमजी क्या वर्टिकली लग रहा होगा क्या? जैसे ये टेबल पे अगर तुम्हारी रॉड रखी है तो क्या एमजी नीचे लगेगा क्या? और उसको कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल। तो एमजी नॉर्मल के बराबर है, ठीक है, वो वर्टिकल प्लेन में लग रहे हैं। मैं अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगने वाले फोर्सेज में इंटरेस्टेड हूं। तो क्या एक तो बेटा एफ लग रहा है क्या? और बोलो एक क्या हिंज फोर्स लगेगा क्या? बोलो हिंज फोर्स ऐसे दिखा दूं क्या? ये तो एफ एक्स और ये एफ वाई। क्या लॉजिकल है क्या? तो भाई मैंने प्लेन में लगने वाले फोर्सेस को दिखा दिया। डेफिनेटली डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्या एमजी नहीं लग रहा? क्या लग रहा है? उसको कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। तो ये भाई इसका हमने एफबीडी बना दिया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स फाइंड, फोर्स के तुरंत लगाते ही बताइए क्या अल्फा होगा, क्या एसीएम होगा, क्या हिंज फोर्स होगा। अब अल्फा सोचना है अपने को। तो ध्यान से देखो बेटा, जो तुमने फोर्स लगाया, क्या इसका टॉर्क आएगा क्या इस पॉइंट के अबाउट? अगर इस पॉइंट को मैं ओ बोल दूं तो क्या ओ के अबाउट टॉर्क आएगा क्या? और टॉर्क का काम क्या होता है? बॉडी को घुमाना। तो क्या टाउ बराबर आई अल्फा होता है? तो अगर इस फोर्स ने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस किया तो क्या मैं इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट आई जानता हूं क्या? क्या मैं इस एक्सिस के अबाउट रॉड का आई जानता हूं या नहीं जानता? कितना होता है? ml²/3। तो क्या इसका अल्फा निकल के आएगा क्या? भाई इस फोर्स को लगाने पे रॉड ऐसे घूमेगी। बात समझ में आती है क्या? अच्छा, जब तुमने टॉर्क लिखा तो इस एफ का टॉर्क तो लिया तुमने, इन दोनों का कोई टॉर्क नहीं आएगा क्या? इन दोनों का कोई टॉर्क नहीं आएगा क्या? अरे इनकी लाइन ऑफ एक्शन ओ से ही पास कर रही है। अरे भाई तुम्हारी बॉडी क्या ओ के अबाउट घूमेगी क्या? तो क्या ओ पॉइंट के अबाउट एफ एक्स और एफ वाई का टॉर्क आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से ही क्या कर रही है? पास। पढ़ा था अपन ने। तो देखना तो भाई, टाओ अबाउट पॉइंट ओ बराबर आई अल्फा। क्या टाओ एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस? क्या तुम इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो क्या? देख लो, तुम आर क्रॉस एफ करोगे तो क्या टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट आएगा क्या? तो क्या आई भी इस एक्सिस के अबाउट लूंगा क्या? बोलो आई कितना होगा? ml²/3। क्या अल्फा निकल के आ जाएगा? बोलो टॉर्क कितना लिखूं? सबको समझ में आया? कितना लिखूं? FL/2। FL सही है? इसमें भी डाउट आ रहा है क्या?
अरे भाई ये फोर्स, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से फिक्स पॉइंट ओ की दूरी कितनी है? एल। क्या दोनों के बीच में एंगल 90 है क्या? तो सीधे टॉर्क क्या हो जाएगा? एफ एल। आई बोलो, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। क्या एक एल ने एक एल को मारा? बोलो अल्फा कितना आ गया? 3f बाय एम एल। तुम्हें समझ आया? पक्का? ये जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स क्या निकल के आया है? अल्फा। फोर्स लगाने के तुरंत बाद ये इस रॉड का क्या है? अल्फा। अब लॉजिकली सोचो, तुमसे एसीएम पूछा है। अब मुझे बताओ, जब तुमने फोर्स लगाया तो क्या ये रॉड रोटेट करेगी क्या? भाई देखिए, रॉड अभी ऐसे थी, ये जो रॉड थी ये अभी ऐसे थी, तो क्या कुछ देर बाद ये रॉड ऐसे हो जाएगी? देख इस तरह से तो होगा, ये रॉड पहले ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। क्या ये रॉड रोटेट करेगी क्या? अब याद करो फर्स्ट लेक्चर रोटेशनल मोशन का। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उस पर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब क्या परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन। बताई थी क्या बात? अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट, तो हर एक पार्टिकल काय में घूम रहा है? सर्कल। जो एक्सिस के पास हैं वो छोटे सर्कल में, और जो एक्सिस से दूर हैं वो बड़े सर्कल में। क्या लॉजिकल है क्या? तो अब मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या परफॉर्म कर रहा होगा? सर्कुलर। भाई हर एक पॉइंट की सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सर, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या परफॉर्म कर रहा होगा? सर्कुलर। आओ चलो अपन साफ साफ बना देते हैं। तो ये रॉड हो गई, और ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। क्या सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा क्या? तो ये सेंटर ऑफ मास क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा क्या? मतलब ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से क्या परफॉर्म कर रहा होगा? बोलो सर्कुलर मोशन। बात समझ में आती है? सर्कुलर मोशन कोई बॉडी परफॉर्म करती है तो उसके पास कितने एक्सीलरेशन हो सकते हैं? कोई चीज अगर सर्कल पे घूम रही है तो उसके पास कितने एक्सीलरेशन पॉसिबल हैं? दो, एसीपी और एटी। अरे यही तो होते हैं। एसीपी क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंशियली लगता है। तो देखना तो क्या ये मैंने सही बनाया है क्या? एसी और एटी। क्या एटी का फॉर्मूला पता है तुम्हें? क्या होता है एटी का फॉर्मूला? अल्फा आर। अल्फा आर। आर क्या रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस कितना? कितना रेडियस? L/2। क्या तुम्हें अल्फा पता है? क्या तुम्हें रेडियस पता है? क्या एटी निकल के आएगा? देखना तो भाई, 3f/ml, और रेडियस कितना पुट करूं बोलो? L/2। बेटा समझ में आया? क्या 3f/2l आ गया क्या? 2m आ गया क्या? ये क्या निकल के आ गया बोलो? 80। अब लॉजिकली सोचो, तुमसे बोला है जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। फोर्स के लगाते ही, फोर्स के तुरंत बाद इसका ओमेगा क्या होगा? अभी रेस्ट पे थी इनिशियली, और फोर्स को जस्ट लगाया ही, अभी लगाते ही ओमेगा पूछो तो क्या होगा? 0। पक्की बात है सर। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो ये इसके ओमेगा को बढ़ाएगा। ऐसे समझो, जैसे मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? क्या हर 1 सेकंड में ओमेगा 5 से बढ़ेगा क्या? 0 से कितना? 5, 5 से कितना? 10। लेकिन मैंने तुझसे 1 सेकंड बाद पूछा या लगाते ही पूछा? मतलब मैं तुझसे एक तरह से t इज इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहा हूं। किस पे बात कर रहा हूं? t इज इक्वल्स टू 0। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा क्या होगा? t इज इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा तो क्या होगा? 0, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है जस्ट आफ्टर अप्लाइंग दी फोर्स। फोर्स के लगाते ही तुरंत बाद बताइए। तो जस्ट आफ्टर अप्लाइंग दी फोर्स ओमेगा क्या हो जाएगा? 0। तो अगर ओमेगा 0 हो जाएगा इस समय, भाई जस्ट आफ्टर अप्लाइंग दी फोर्स, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग दी फोर्स, बोलो ओमेगा को क्या लिख दूं? 0। तो बेटा एसी का फॉर्मूला क्या होता था? अरे बोल दो। अरे नालायकों, क्या होता था? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या है? 0। तो एसी क्या आ जाएगा? 0। क्या जस्ट आफ्टर अप्लाइंग दी फोर्स एसी 0 हो जाएगा क्या? अच्छा कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे पागल हो रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बोला था सर्कुलर मोशन में एसी तो हमेशा प्रेजेंट होता है, एक बार को एटी क्या हो सकता है? 0। क्या ऐसा बोला था क्या? क्या ऐसा बोला था या नहीं बोला था? बिल्कुल बोली थी ये बात कि भाई सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है तो क्या एसी तो मस्ट है क्या? क्या एसी मस्ट है क्या? और एटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो यहां तो एसी 0 आ गया। अभी सर्कल पे घूमा नहीं है, अभी क्या स्टार्ट हो रहा है क्या? अच्छा कुछ देर बाद सोच, क्या ओमेगा आ जाएगा क्या? क्या एसी आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आ जाए। तो अभी अगर तू देखेगा तो इसका पाथ हम जानते हैं सर्कुलर होगा, लेकिन अभी क्या सर्कल पे घूमना ऑलरेडी चालू हो गया है क्या? नहीं, घूमना चालू करेगा। और कुछ टाइम बाद तू जानता है भाई क्या आ जाएगा? ओमेगा।
तो AC ओमेगा स्क्वायर R हो जाएगा। बोलो क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हुई क्या? तो देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहले टाओ बराबर आई अल्फा इक्वेशन निकाली, उससे मैंने अल्फा निकाला। फिर मैंने बोला कि भाई सेंटर ऑफ मास, अगर रॉड रोटेट कर रही है तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चलेगा, मतलब उसके दो एक्सीलरेशंस पॉसिबल हैं, AC और AT। अब मैंने बोला AT बेटा अल्फा आर के बराबर होता है, मुझे आर पता था, मेरा AT निकल के आ गया। मेरा AC ओमेगा स्क्वायर आर होता है, लेकिन जस्ट आफ्टर अप्लाइंग दी फोर्स पूछा है तो मेरा ओमेगा क्या हो गया? 0। तो AC क्या हो जाएगा? 0। क्या यहां तक सबको बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखो, ये जो तुमने बना रखा है ना, ये जो तुमने बना रखा है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम कहलाएगा? एक्सेलरेशन। क्या इस डायग्राम में तुमने सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को शो कर रखा है क्या? इस डायग्राम में क्या बेटा तूने सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को शो कर रखा है क्या? तो ये तेरा क्या हो गया? बोल, एक्सेलरेशन डायग्राम। अच्छा ध्यान से देख, क्या इस डायग्राम में तूने सारे फोर्सेस को शो कर रखा है क्या? तो ये जो बना हुआ है इसको क्या बोल रहा हूं मैं? फोर्स डायग्राम। अरे क्या लॉजिकल है क्या? तो वो एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया और ये फोर्स डायग्राम। अब याद करो तुम सेंटर ऑफ मास चैप्टर, क्या सेंटर ऑफ मास में तुमने कुछ ऐसी चीज पढ़ी थी क्या? एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या ये मैंने बताया था क्या? नेट फोर्स किसके बराबर होता है? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या लॉजिकल है क्या? अब ध्यान से देख, इस रॉड को ध्यान से देख, क्या तेरे पास फोर्स डायग्राम है? क्या तेरे पास एक्सेलरेशन डायग्राम है? क्या हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं? इस इक्वेशन का यूज हम करेंगे अलोंग टू डायरेक्शंस, भाई एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग, या बोल सकता है एक रेडियल डायरेक्शन के अलोंग और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग। भाई नेट फोर्स बराबर एम ए, किसका? ए, सेंटर ऑफ मास। अब नेट फोर्स अलोंग दी रेडियल डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सोच, नेट फोर्स अलोंग दी रेडियल डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सोच, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग दी रेडियल डायरेक्शन। अरे भाई हाँ, 0 होगा, मान ली तुम्हारी बात, 0 होगा। पहले जो मैं पूछ रहा हूं वो तो समझो। क्या एफ नेट बराबर एम ए है? एफ नेट बराबर एम ए, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं बोल रहा हूं बेटा, ये जो फोर्स की इक्वेशन है, जैसे तुम प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो, जब तुम वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते थे तो क्या तुम वर्टिकल फोर्सेस लेते थे? तो तुम एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन वाला लेते थे? वाई। जब तुम एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो इक्वेशन लगाते थे तो तुम एक्सेलरेशन कौन सा लेते थे? एक्स। तो ऐसे ही यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ नेट बराबर एम ए सी एम तो है, मान ली तुम्हारी बात, वैलिड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दो डायरेक्शंस दिख रहे हैं क्या तुम्हें? ध्यान से देखो, जो ये डायरेक्शन है क्या ये रेडियल है क्या? क्या ये रेडियल डायरेक्शन है? क्या ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है? तो एक बार मैं रेडियल के अलॉन्ग लगाऊंगा और एक बार मैं टेंजेंशियल। तो बच्चे लॉजिकली सोच के बता, रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या है? क्या है? 0। तो रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। देखना, तो रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या सिर्फ एकमात्र फोर्स है क्या? कौन है? क्या एफ एक्स 0 होगा? नहीं आया, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नहीं है तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो सर रेडियल डायरेक्शन में तो है ही एकमात्र कौन सा फोर्स? एफ एक्स। तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 0। नहीं आया। क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग में नेट फोर्स 0 होगा? ध्यान से देखना, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका एक्सेलरेशन नीचे या ऊपर? तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स ऊपर होगा या नीचे होगा? पक्की बात है, अगर मेरा नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो मेरा नेट फोर्स भी कहां होगा? ऊपर। ये ऐसी बात है जैसे मान ले एक ब्लॉक है, ये टेंशन, ये mg और ये a से ऊपर जा रहा है। अगर ये a से ऊपर जा रहा है मतलब नेट फोर्स ऊपर या नीचे? तो क्या लिखेगा, mg माइनस टी या t माइनस mg? बात समझ में आती है क्या? तो अभी ध्यान से देख, यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, मतलब क्या नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए क्या? तो क्या लिखूं? बोल, एफ वाई प्लस एफ। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्या दोनों ही ऊपर है क्या? तो यहाँ तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा था, मान ले एक फोर्स होता एफ वाई ऊपर और मान ले एफ कहाँ होता? नीचे। और मान ले जो एटी होता वो कहाँ होता? ऊपर। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता वो कहाँ होता? ऊपर। जस्ट समझाने के लिए। तो मुझे बताओ क्या इक्वेशन बनती? एफ वाई माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए टी। एफ वाई माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए टी। अच्छा, अगर ये ए टी नीचे होता तो क्या बनती? एफ माइनस एफ वाई इज इक्वल्स टू एम ए टी। सब ऊपर से जा रहा है। सब समझ में आया? तो देखो ध्यान से, हमने इस क्वेश्चन को चालू किया था, हमने इस फोर्स का टॉर्क निकाला, उससे अल्फा आया, फिर हमने बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास सर सर्कुलर पाथ पे चलेगा, उसका एसी हो सकता है और एटी हो सकता है। एटी अल्फा आर के बराबर हो गया और एसी 0 हो जाएगा बिकॉज जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ओमेगा क्या है? 0।
अब मेरे को हिंज फोर्स की कैलकुलेशन करनी थी, मुझे हिंज फोर्स निकालने थे। तो भाई मैंने बोला हिंज फोर्स निकालने हैं, तो भाई हमारे पास फोर्स डायग्राम है, हमारे पास इसका क्या है, एक्सेलरेशन डायग्राम। सारे फोर्सेस शो कर दिया, वो फोर्स डायग्राम हो गया। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन शो कर दिया, वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन डायग्राम। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द इक्वेशन एफ नेट बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो पहले इसको रेडियल डायरेक्शन के अलोंग यूज कर रहा हूं। तो बेटा रेडियल डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, बोलो 0। रेडियल और सेंट्रीपिटल एक ही बात होती है, समझते हो ना। तो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग अगर एक्सेलरेशन 0 तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन के अलोंग 0 है, तो ये टर्म 0, तो नेट फोर्स 0। तो सर नेट फोर्स तो सिर्फ एफ एक्स ही था, तो एफ एक्स क्या हो गया, 0। आई जो है बात समझ में आई। चलो अब आ जाओ टेंजेंशियल डायरेक्शन, आ जाओ भाई टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स क्या ऊपर की तरफ है क्या, क्या एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है क्या, तो नेट फोर्स भी कहां होना चाहिए, ऊपर की तरफ। बोलो क्या लिखूं, बोलो 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 बोलो, एफ वाई प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम एटी, एम एटी। नहीं आया समझ में। अच्छा क्या तुम्हें एटी की वैल्यू पता है क्या, कितनी पता है, 3f/2m। क्या m ने m को मारा, देखना तो fy कितना निकल के आ गया, f/2। m तो कैंसिल हो गए हैं, 3f/2 माइनस f क्या हो जाएगा, f/2। ये क्या निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, fy। और fx क्या है, तो मुझे कोई बच्चा हिंज फोर्स बता सकता है क्या होगा, भाई अंडर रूट ऑफ fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। लेकिन fx तो क्या है, 0। क्या तुम्हें समझ आया, देख लो एक एक स्टेप देख लो, कहीं भी दिमाग में कुछ भी खटक रहा हो मुझसे पूछ लो, फिर मैं आगे चलूंगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और एफ आई ऊपर आ रहा है, इसकी फील नहीं आ रही, नीचे ले ले भाई। हिंज कैसे भी फोर्स लगा सकता है, हिंज क्या है, कील है, हिंज क्या है, कील। अब मैंने तुझे पहले ही बताया था, अगर मैंने इस रॉड को यहाँ पे सपोज कर, ये मेरा हाथ हिंज है, मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है ना, ये इसके अबाउट क्या कर सकती है, घूम सकती है। अब मैंने अभी इसको रॉड को अगर ऐसे फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया इसको, अभी अगर मैं इस रॉड को खींचूंगा, हिंज कैसे फोर्स लगाएगा, पीछे लगाएगा। मैं रॉड को नीचे धक्का दूंगा तो ये मेरे हाथ को प्रेस कहां करेगा, नीचे, तो हिंज फोर्स कहां लगाएगा, ऊपर। मतलब हिंज कैसे भी फोर्स लगा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। तो तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने गलत माना होगा तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, विद नेगेटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बार पहले कॉपी करो, फिर ये गंदा हो जाएगा वरना। एक बार कॉपी करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम एफ एक्स एफ वाई तुम्हारी जहां मर्जी पड़े मान लो। तुम एफ एक्स को पीछे की जगह आगे मान लो, तुम एफ वाई को ऊपर की जगह नीचे मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ भाई हो गया, खड़ाखड़ कॉपी करो। पहले टाओ से अल्फा आया, अल्फा से 80 आया, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स पूछा है तो ओमेगा क्या हो गया, 0, तो एसी क्या हो जाएगा, 0। फिर मैं जानता हूं एफ नेट बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस इक्वेशन को मैंने पहले लगाया रेडियल के अलोंग, तो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है, तो उससे एफ एक्स 0 आ गया। फिर मैंने लगाया इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग, तो वहां से मेरा एफ वाई निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो ये बालक क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि सर मुझे एफ वाई की फील नहीं आ रही कि एफ वाई आपने ऊपर ही क्यों लगाया, मुझे थोड़ी सपना आ रहा है सर। भाई हमें इतना पता है कि क्या मैं जब भी हिंज फोर्स दिखाऊंगा तो क्या दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिखाऊंगा क्या, अरे ये तो बता रखा है ना पहले मैंने, हिंज फोर्स में बताया होगा ना मैंने। भाई कील कैसे भी फोर्स लगा सकती है, तो इट्स बेटर कि हम एक एक्स कंपोनेंट ले लें और एक वाई, जिससे अगर मान लो कील ऐसे फोर्स लगा रही होगी तो ऐसे भी निकल के आ जाएगा, ऐसे लगा रही होगी तो ऐसे भी निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो एफ वाई ऐसे नहीं ले रहा, भाई मैं तो एफ वाई कहां ले रहा हूं, बोलो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो बच्चा सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को तो उसका एफ वाई क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, हिंज फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। चलो अब देखते हैं ध्यान से, ये एफ वाई नीचे, ये एफ ऊपर। चलो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। बोलो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लिखूं,
एफ माइनस एफ वाई या एफ वाई माइनस एफ? बोल भैया। एफ माइनस एफ वाई। क्या समझ में आता है क्या? क्यों एफ माइनस एफ वाई, क्यों? क्योंकि क्या एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है क्या? चलो तो आओ, क्या लिखूं इक्वेशन बताओ तुम लोग। एफ माइनस एफ वाई बराबर एम ए टी। ए टी बोलो कितना? 3f/2m। देखना तो एफ वाई क्या माइनस f/2 आ गया क्या? मतलब आंसर अभी भी सेम है, एफ वाई अभी भी f/2 के बराबर है, लेकिन अब क्या आ रहा है? माइनस। वो माइनस साइन बता रहा है कि तुमने जो हिंज फोर्स नीचे माना था एफ वाई, वो नीचे नहीं लग रहा, कहां लग रहा है? ऊपर। तो इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमें कैसे पता लगेगा ऊपर लगाना है नीचे लगाना है। तुम्हारा मर्जी पड़े वहां लगाओ। सही लगाया होगा तुमने बाई चांस, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। गलत लगाया होगा तुम्हारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। बोलो भाई, एक एक स्टेप क्लियर है? ऐसा अगला क्वेश्चन दे दूं, सबसे अपने आप होएगा? क्या स्टेप्स हैं देख लो पहले। क्या पहले टॉर्क से अल्फा आएगा क्या? क्या अल्फा से एटी आएगा क्या? जस्ट आपसे जस्ट आफ्टर ही पूछा जाएगा, आपसे हमेशा जस्ट आफ्टर पूछा जाएगा, जिसकी वजह से एसी हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो। तो एसी आपका जीरो हो जाएगा। फिर तुम रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के क्या एफ एक्स और एफ वाई निकाल सकते हो क्या? चलो देखो ध्यान से, नया क्वेश्चन। ये हिंज है ना, ये लग रखे हैं ना, ये कब्जे हैं बच्चे। ये जो है इनको हिंजेस ही तो बोलते हैं। ये जो लग रखे हैं क्या है? हिंजेस। तो ये हिंज फोर्स लगाएंगे, जैसे तुम दिखा रहे हो वैसे ही लगाएंगे, एफ एक्स और एफ वाई लगाएंगे। ठीक है। भी डिपेंड करता है किस तरह से फोर्स लग रहा है, किस तरह से घुमाने की उसकी टेंडेंसी है, उस अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएंगे? तुम्हारे हिंज फोर्स आ जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे समझो, ये डोर, इसको यहाँ पे हिंज कर रखा है, ये तुमने फोर्स लगाया, तो वो जो कब्जे लग रखे हैं उसको कब्जे बोलते हैं, हिंजेस बोलते हैं उसको, वो फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल 100% लगाएंगे। चलो अब देखो ध्यान से, अब अपन क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, अपन इसको हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल प्लेन कर देते हैं। वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब इस बार कौन एक्टिव हो जाएगा? mg। इस बार mg का रोल आएगा पूरा। तो अब ध्यान से देखो, ये बोर्ड का प्लेन, बोर्ड का प्लेन क्या वर्टिकल प्लेन है क्या? तो इस बोर्ड के प्लेन में हमने एक रॉड को लगा दिया भाई। इस बोर्ड के प्लेन में एक रॉड है, और रॉड का एक एंड हमने क्या कर रखा है? बोलो, हिंज। और अभी इस रॉड को मैंने ऐसे पकड़ रखा है। जैसे ही मैं रॉड को छोड़ूंगा, रॉड कहां जाएगी? पक्की बात है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये रॉड हो गई, और ये रॉड को हमने इस वाले एंड पे क्या कर रखा है? हिंज। अभी मैंने इस रॉड को पकड़ रखा है, जैसे ही मैं रॉड को छोड़ूंगा, क्या ये रॉड ऐसे नीचे जाएगी क्या? अरे तुम्हें समझ आ रहा है? ये रॉड को अभी मैंने पकड़ रखा है, जैसे ही छोड़ूंगा ये रॉड इस एक्सेस के अबाउट घूमेगी, कहां जाएगी? नीचे। क्या बात समझ में आती है क्या? नीचे गई, देखो। ठीक है। अब सोच, लॉजिकली सोच, इसको नीचे ले जाने वाला है कौन? क्या mg का टॉर्क आएगा क्या? mg कहां लगेगा? सेंटर ऑफ मास। तो टॉर्क क्या mg इंटू एल होगा या mg इंटू एल बाई टू होगा? mg इंटू एल बाई टू। तो अब इस रॉड को हम रिलीज कर रहे हैं, mg का टॉर्क आएगा, जिसकी वजह से रॉड क्या इस पॉइंट के अबाउट घूमेगी क्या? क्या अल्फा निकल के आएगा क्या? क्या सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चलेगा क्या? क्या उसका एसी और एटी होगा क्या? क्या हम निकाल सकते हैं? और फिर क्या मैं हिंज फोर्स एफ एक्स और एफ वाई निकाल सकता हूं? तो लिखो क्वेश्चन। जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड, इस बार प्लेन वर्टिकल है, लिख लेना। वर्टिकल प्लेन मतलब बोर्ड का प्लेन। जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड, रॉड को रिलीज करने के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड, फाइंड फाइंड जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड, फाइंड। क्या फाइंड करोगे? लिखो फर्स्ट पार्ट अल्फा, सेकंड पार्ट एसीएम, और थर्ड पार्ट हिंज फोर्स। अब सबसे अपने आप होना चाहिए, मैं चेक करने आ रहा हूं कॉपी, सब जने आंसर निकाल के रखें, और आंसर बोलना किसी को नहीं है, मैं पूछूं तभी बोलना है। तो तीनों पार्ट्स के आंसर सब जने निकाल के रखें। हाँ, इसमें आप बेटा इस रॉड का मास m ले सकते हैं और लेंथ क्या ले सकते हैं? l। बिल्कुल बेटा, मास m है और लेंथ l है, ये बिल्कुल आप ले सकते हैं।
सबसे पहले टॉर्क की इक्वेशन लिखो, टाउ बराबर आई अल्फा। हाँ करता रहे, सॉल्व करता रहे, अल्फा निकाल के बैठना थोड़ी है, सही चल रहा है बिल्कुल। तो अब आगे निकाल। अल्फा आ गया, अब एसीएम सोच। सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चलेगा, मैंने जस्ट आफ्टर द रिलीज पूछा है, तो ओमेगा 0 होगा, अभी छोड़ा ही है तुरंत। करते रहो, सही कर रहे हो। अबे एफ फोर्स थोड़ी है इस बार, ये एफ क्या हो गया, ये एफ एल कहाँ से आ गया, वो तो प्रीवियस क्वेश्चन में था एफ फोर्स तो। अबे क्या एक ही कॉपी में सारी फिजिक्स करोगे क्या तुम? अरे भाई, अबे इसमें केमिस्ट्री भी हो रही है, इसमें फिजिक्स भी हो रही है, इसमें इलास्टिसिटी भी चल रहा है, इसमें रोटेशनल भी चल रहा है। भाई अलग अलग कॉपी बनाओ फिजिक्स की, क्या एक ही कॉपी में कर रहे हो क्या तुम लोग? इतने कलाकार थोड़ी हो, अलग अलग बना लो यार, ऐसी भी क्या कंजूसी कर रहे हो। एक रजिस्टर इलास्टिसिटी का बना लो और एक रजिस्टर रोटेशनल का बना लो। आ गया आंसर? क्या आ रहा है? 40 m? क्या आ रहा है भाई? अल्फा 3g/12 बिल्कुल सही है। 83g/4 और FY mg/4, शाबाश, वेरी गुड। हैं? हाँ हाँ ऊपर, ठीक है। चलो भाई, शाबाश, वेरी गुड। देखो ध्यान से अब। चलो पहले आओ इसका फोर्स डायग्राम बनाते हैं मिलके। तुम लोग बताते जाओ मुझे, बोलो रॉड का नीचे क्या लगेगा? mg। ये mg ऐसे किनारे पे लगेगा या सेंटर ऑफ मास पे लगेगा? सेंटर ऑफ, भाई कुछ लोग टॉर्क जब लिख रहे हैं तो एल ले रहे हैं, एल होगा या L/2 होगा? L/2। तो भाई ये तुम्हारा mg। फिर हिंज फोर्स लगाएगी तो मुझे पता नहीं है, तो मैं तो कैसे भी मान लेता हूं, ये मैंने हिंज फोर्स मान लिया। क्या इसका फोर्स डायग्राम हो गया क्या? चलो अब लिखते हैं अपन इक्वेशन, टाउ बराबर आई अल्फा। बोलो क्या सिर्फ mg का टॉर्क आएगा क्या? ओ क्या अबाउट एफ एक्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। एफ आई का भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास कर रही है। चलो टाउ बराबर आई अल्फा, बोलो mg का टॉर्क। अरे mg का टॉर्क mg × L/2। अबे नींदों में हो क्या? थक गए क्या? तो यहां से अल्फा कितना निकल के आ गया? 3g/12। बोलो भाई। चलो अल्फा आ गया 3g/12। अब भाई मुझे बताओ, क्या इसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चलेगा क्या? तो सर्कुलर पाथ पे अगर कोई चीज चलती है उसके कितने एक्सीलरेशन हो सकते हैं? दो। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास। एक तो क्या एक्सीलरेशन होगा बोलो? AC। अच्छा इस बार 80 ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं? ये बुद्धि की बात है, क्योंकि ये रॉड क्या ऐसे घूमेगी क्या? mg का टॉर्क ऐसे आया तो क्या है, रॉड ऐसे घूमेगी क्या? तो इसका 80 जो होगा वो ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे। कितना होगा 80? अल्फा आर। आर बोलो कितना? आर कितना? L/2, शाबाश। तो 80 आ गया। अल्फा, अल्फा कितना? 3g/12 इंटू L/2। देखना तो क्या 80 3g/4 आ जाएगा क्या? सही लिखा है ना मैंने? पक्का? अच्छा जस्ट आफ्टर रॉड इज रिलीज ओमेगा क्या होगा? 0। तो बोलना तो बेटा AC क्या हो जाएगा? ω²R। तो AC क्या हो जाएगा बोल भाई? 0। ध्यान से देखना तो क्या ये एक्सेलरेशन डायग्राम है क्या? ये तुम्हारा कौन सा डायग्राम है बोलो? एक्सेलरेशन डायग्राम। और ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारा फोर्स डायग्राम है क्या? आगे पता है ना क्या करना है? क्या एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या एक बार रेडियल के लॉन्ग लगाएंगे, क्या एक बार टेंजेंशियल के लॉन्ग लगाएंगे, क्या काम हो जाएगा? चलो तो एफ नेट बराबर
टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन बोलो। अरे रेडियल के अलोंग एक्सेलरेशन बोलो, जीरो। तो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स मतलब सिर्फ क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ये स्टेप सबको समझ तो आ रही है ना भाई। रेडियल डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स, तो सर एक्स डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही फोर्स है, एफ एक्स। तो नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का रेडियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग, टेंजेंशियल डायरेक्शन में अब ध्यान से देखना, लॉजिकली सोचना, 80 ऊपर है या नीचे है, तो नेट फोर्स का होना चाहिए नीचे। अरे भाई 80 नीचे है तो नेट फोर्स का होना चाहिए नीचे। तो क्या लिखूं इक्वेशन, mg माइनस एफ वाई। एफ वाई माइनस एम जी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, mg माइनस एफ वाई। तो लिख दो बस mg माइनस एफ वाई बराबर m80। क्या तुम 80 निकाल चुके हो क्या बेटा, कितना आया था, 3g/4। बोलना तो एफ वाई कितना निकल के आ गया, mg/4। सबको समझ तो आया ना। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को समझते हुए करोगे तो टफ क्वेश्चन लेकिन बहुत इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचते हुए करो। पहले टॉर्क आएगा सर, टॉर्क से अल्फा आएगा, टाउ बराबर आई अल्फा। अल्फा से सर 80 आएगा, 80 आ गया तो सर एसी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपसे हमेशा जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स पूछा जाएगा, तो एसी हमेशा आपका जीरो हो जाएगा। तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या लॉजिकल है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब देखो किताबों में यही सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो, ये जो तुमको क्वेश्चन मैंने दिया है यही क्वेश्चन होगा, और उसकी लैंग्वेज ऐसी खतरनाक सी कर देंगे तुम्हें लगेगा ओहो बहुत भारी क्वेश्चन दे दिया है, जबकि एग्जैक्टली सारे आंसर सेम होंगे। क्या क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो एक रॉड है, उस रॉड को मैंने ऐसे होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो एक रॉड, उसका एक एंड मैंने ऐसे होल्ड कर रखा है, और वहां पे दूसरा बालक, दूसरे बालक ने दूसरा एंड रॉड का क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। अभी वो दूसरा बालक रॉड के एंड को क्या कर रहा है, रिलीज, जस्ट छोड़ने वाला है। तो जैसे ही छोड़ेगा तो सोचो क्या ये मेरे इस हाथ के अबाउट रॉड घूमेगी क्या, भाई जैसे ही वो छोड़ेगा इस वाले एंड को, क्या रॉड ऐसे घूमेगी क्या। तो लॉजिकली सोचो, क्या अगेन क्वेश्चन इज सेम, भाई जैसे उसने छोड़ा क्या नीचे mg लगेगा, क्या mg का मेरे हाथ के अबाउट टॉर्क आएगा क्या mg इंटू L/2। अगेन मेरे हाथ के अबाउट अगर रॉड जो है रॉड घूमेगी तो आई कितना हो जाएगा, ml²/3। अरे क्या सेम ही क्वेश्चन है, क्या सारे पार्ट सेम हो जाएंगे। हिंज फोर्स की जगह तुमसे क्या पूछ लूंगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय दी हैंड्स ऑन दी रॉड। यहाँ पे हिंज की जगह कौन फोर्स लगाएगा, हैंड्स। किस पे लगाएगा, रॉड पे। क्या बात समझ आई। मोशन मोशन के अपोजिट नहीं है ये, यहाँ पे मोशन तो हो ही नहीं रहा है भाई। ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये मोशन कर रहा है क्या, नहीं। ये हिंज फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा, इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, ठीक है। जैसे टेंशन है वो हमेशा अवे फ्रॉम दी बॉडी लगती है, इसका सिंपल सा काम है भाई, अगर मैंने रॉड को हिंज कर रखा है, मैं ऐसे खींच रहा हूं तो रॉड घूम तो सकती नहीं है, तो पक्की बात है हिंज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। अभी mg नीचे लग रहा है, तो उस mg की वजह से कुछ टॉर्क आ रहा है, उसकी वजह से कुछ अल्फा आ रहा है, उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा जिससे एफ नेट बराबर जब हम ma लगाएं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। जैसे देख ध्यान से, यहाँ पे जब तूने अल्फा निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, तो एक्सेलरेशन 3g/4 आया। अब लॉजिकली सोच, अगर मान ले हिंज नहीं होती और इस पे mg लगता तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाती, g। लेकिन ये g से जा रही है, g से कम से जा रही है, कम से जा रही है, 3g/4 से जा रही है, इसका एक्सेलरेशन g से कम है। तो g से कम कब हो सकता है, जब ऊपर क्या लग रहा हो, फोर्स। किसने लगाया, किसने लगाया, हिंज ने। बात समझ में आई बच्चे। चल हाँ, एक तरह से भाई आप नॉर्मली समझो इसको, ये नॉर्मल के कंपोनेंट्स हैं भाई। तुम्हारी रॉड की जब रॉड जब नीचे जाएगी तो रॉड की टेंडेंसी तुम्हारे हाथ को प्रेस करने की कहां पे होगी, नीचे। लॉजिकली सोच, तूने इस रॉड को हिंज कर रखा है, तो जब ये रॉड नीचे जाएगी तो तेरे हाथ पे फोर्स कहां लगाएगी, नीचे। तो जब नीचे लगाएगी तो तेरा हाथ कहां फोर्स लगाएगा, ऊपर। क्या बात समझ में आती है। अब एक टफ क्वेश्चन दे दूं और तुम हाथों हाथ शहीद हो फिर, हैं। चलो अच्छा, उस क्वेश्चन को देने से पहले बस मेरे मन की शांति के लिए मुझे बता दो कि ये एक स्क्वायर प्लेट है बच्चे, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। साइड ए ले लो, मास m ले लो। अबे क्या बोल रहे हो,
क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हें? ये जे 2ma² बाय 3। अबे 12 कहां से आ जाएगा? स्क्वायर प्लेट में जब एक्सिस एंड से पास करती है तो 12 होता है या 3 होता है? 3। अब तुम इतने नालायक हो, मैंने इस डायग्राम को हल्का सा बस उल्टा करके बना दिया। अच्छा मान ले बच्चे, अगर ये होती स्क्वायर प्लेट तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होता? ma² बाय 3। अरे ये तो याद होगा, पढ़ाया था। अच्छा इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? ma² बाय 3। कोई 12 बोल रहा है, हमें अभी भी तो एंड से ही पास कर रही है। अच्छा तो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है थ्योरम क्या बोलता है? आई एक्स ma² बाय 3, आई वाई ma² बाय 3, तो आई जेड कितना हो जाएगा? वो भी सर ma² बाय 3। क्या हो जाएगा? 2ma² बाय 3। अरे क्या समझ में आता है? अब ये जो चीज ऐसे थी ना, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के बना दिया। ध्यान से देख, क्या ये ma² बाय 3? क्या ये ma² बाय 3? तो क्या ये 2ma² बाय 3? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पक्का? कितने महान हो यार तुम। मतलब हल्का सा डायग्राम को छेड़ दूंगा तो मतलब तुम भी छिड़ जाओगे हैं? हाँ वही तो मतलब, ये तो बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं भाई। ये तो मतलब रात को नींदों में भी कोई पूछे तो ये पता होना चाहिए। अपन भूल ही नहीं सकते हैं। एबीसीडी भूल सकते हैं एक बार, लेकिन ये हम नहीं भूल सकते हैं। अरे भूल सकते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे याद हैं, भूल भाल गए? सर जिस दिन आपने पढ़ाए थे उस दिन याद थे सर। अब सर नाउ इट्स ऑलमोस्ट सर 5 to 6 days और 7 days सर। आप ही बताइए कैसे याद रखे सर हम। अरे याद है नहीं है? रॉड का चलो आ जाओ, आज आज हो जाए। ma² बाय ma²। अबे हीरो बोलना है वो जो है। तुम लोग आंसर दे रहे हो? हाँ। यस 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 सर, यस। अबे आंसर बोलने हैं। मुझे पता है मैं सही हूं, लेकिन मुझे पता है तुझे आता नहीं है। चल बता, ये थीटा एंगल पे रॉड। अबे चुप रहो ना। अरे भाई क्या बात है, वेरी गुड। ma² बाय 3 sin² थीटा। कह रहा है सर हल्के में मत लो मुझे, मतलब आप। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब चलो अपन एक जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। तुम्हें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ma² बाय 3 समझ में आ गया ना? अब देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है। ये एक स्क्वायर प्लेट है भाई, तो ये एक स्क्वायर प्लेट, इसका मास है m और साइड है a। इसको यहां पे बेटा हिंज कर रखा है। इसको यहां पे क्या कर रखा है? हिंज। मतलब क्या ये इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है क्या? मतलब ये इस एक्सेस के अबाउट क्या कर सकती है? घूम सकती है। और इस एक्सेस के अबाउट तुमने बोला अभी अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ma² 2ma² बाय 3। ठीक बात है। अभी यहां से मैंने एक बेटा रस्सी अटैच कर रखी है और ये सीलिंग से मैंने बांध रखी है। अभी कैंचा लेके आए अपन और इस रस्सी को क्या कर दिया? काट दिया। जैसे ही काटोगे सोचो ये प्लेट कहां जाएगी? क्या ये नीचे ऐसे घूमेगी क्या? नीचे क्या लगेगा बोल? क्या mg का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा? क्या टाउ बराबर आई अल्फा? क्या टाउ एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस? क्या टॉर्क लिखना आता है? क्या आई मैंने बता दिया? क्या अल्फा निकल के आएगा? एक बार अल्फा निकल के आ गया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सोच क्या वो सर्कुलर पाथ पे जाएगा क्या? क्योंकि ये क्या करेगी? घूमेगी। घूमेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे पाथ पे जाएगा? सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो क्या उसका एसी होगा? हाँ भाई क्या हुआ? एसी होगा। और क्या होगा? एटी। एसी जस्ट आफ्टर कटिंग क्या हो जाएगा? एसी 0। क्योंकि अगर मैं जस्ट आफ्टर कटिंग पूछ रहा हूं तो ओमेगा क्या है? 0। क्या एसी 80 आ जाएंगे? फिर तुम जो है हिंज फोर्स की कैलकुलेशन अगर मैं पूछूं तो एफ नेट बराबर एम ए से निकाल सकते हो। तो लिखो जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्ट्रिंग। मतलब इतना बताने के बाद भी अगर नहीं हुए तो आज घर पे जाना, शीशे के सामने थोड़ी देर खड़े होना और फिर अपने आप से पूछना कि हम इतने महान क्यों हैं। जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्ट्रिंग फाइंड, जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्ट्रिंग
फाइंड अल्फा, सेकेंड पार्ट जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, कट करने के तुरंत बाद हो रही हैं सारी बातें। अल्फा एसीएम, अल्फा एसीएम, अल्फा एसीएम, हिंज फोर्स, हिंज फोर्स। प्लेन वर्टिकल है भैया, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जो है टेबल पे ऐसे रॉड ये लगा रखी है, ये वर्टिकल प्लेन में पूरी फोटो, बोर्ड के प्लेन में। साइड ए दे रखी है मैंने, अब ध्यान रखना अगर साइड ए है तो डायगोनल ए नहीं होगा, डायगोनल √2a होगा, और अगर डायगोनल √2a तो टॉर्क निकालते टाइम जो दूरी हो जाएगी वो a/√2। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो खड़ाखट निकाल के रख लो जल्दी से, हो गया, वेरी गुड। सब जने कर लो भाई, गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इतना खतरनाक तो नहीं आएगा भाई, कुछ गड़बड़ करिए तुमने, देखो अल्फा से पहले 80 तो निकालो, कुछ गड़बड़ होगी चेक करो तुम, इतना खतरनाक तो नहीं है। थ्री जी बाई 2√2 है, बिल्कुल सही है, आगे चलते चलो, बिल्कुल सही कर रहे हो, अपने ऊपर भरोसा रखो। एसीएम 3g/4 और हिंज फोर्स mg/4 आ रहा है, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं अभी। फोर्स वाला समझ नहीं आया है तुम्हारा, आया नहीं, या कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया? कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो बड़ी जल्दी याद आ गया तेरे को, 2 क्वेश्चन कर लिया उसके बाद याद आया कि जो है मुझे फोर्स का कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया है। कुछ भी नहीं है इसमें भी, वही Fx Fy, नीचे क्या लगेगा mg, फोर्स डायग्राम हो गया। सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन 2 होंगे, एक तो टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल अभी भी क्या होगा 0, सब कुछ सेम है, अभी करके बताऊंगा है? नहीं नहीं गलत आ रहा है दोनों का, अगर ऐसा आ रहा है तो दोनों का गलत आ रहा है, ये भी वही गलती कर रहा है जो तुम कर रहे हो। वेरी गुड, जिनका हिंज फोर्स mg/4 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। चलो अब देखो ध्यान से, देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो तो ध्यान से देखो। क्या रॉड का बेटा mg लगेगा क्या? क्या mg सेंटर ऑफ मास से लगेगा? तो ध्यान से देख, ये क्या हो गया बोल mg, ये मैंने हिंज फोर्स मान लिया, बोल क्या Fx और Fy। रस्सी को काट दिया तो टेंशन तो क्या हो चुकी है 0, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ध्यान से देखना, क्या मैंने फोर्स डायग्राम बना दिया है क्या? तो ये मेरा क्या हो गया फोर्स डायग्राम। चलो बच्चों, क्या टाउ बराबर आई अल्फा लिख सकता हूं क्या? क्या Fx और Fy के टॉर्क आएंगे क्या? क्या Fx और Fy के टॉर्क आएंगे क्या? अरे भाई ये तो O से ही पास कर रहे हैं, इनके टॉर्क तो क्या हो जाएंगे 0। क्या mg का टॉर्क आएगा क्या? अब अगर साइड A है बच्चे तो डायगोनल कितना होगा √2a, डायगोनल कितना होगा √2a। तुझे पूरा डायगोनल चाहिए आधा डायगोनल चाहिए? आधा, मतलब मेरे काम का क्या इतना डिस्टेंस है क्या, और ये डिस्टेंस कितना a/√2, सीधे लिख दूं समझ जाओगे ना। चलो तो टाउ बराबर आई अल्फा, बोलो टॉर्क कितना mg इंटू a/√2 बराबर आई अल्फा। क्या टाउ एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस? क्या आई तुम्हें निकालना सिखाया? क्या होता है 2ma² / 3, तो 2ma² / 3 इंटू अल्फा। देख लो मैंने सही कराया क्या? अच्छा एक ए, तो अल्फा क्या आ गया बेटा 3g/2√2a। देख लो सही निकाला है क्या? चलो अब तुम लॉजिकली खुद सोचो, जैसे इसको काटोगे तो प्लेट ऐसे घूमेगी, क्या इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे पाथ पे जाएगा क्या? इसका सेंटर ऑफ मास क्या परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन।
तो इसके पास कितने एक्सीलरेशन होंगे? दो। एक तो क्या होगा बच्चे बोल? AT, और एक क्या होगा? AC। आ जाओ, तो एक्सीलरेशन डायग्राम बनाते हैं। एक्सीलरेशन डायग्राम बनाते हैं, देखना। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे जाएगा, ठीक है। चलो, तो मुझे बताओ कौन कौन सा एक्सीलरेशन, ये क्या हो जाएगा बोलो? AT। अच्छा, AT मैंने नीचे बनाया, सही बनाया है ना? काटूंगा तो ये कहां घूमेगा? नीचे। तो इसका अल्फा जो होगा वो ऐसे होगा, तो AT कहां पे आएगा? नीचे। तो AT, और ये क्या होगा बेटा बोल? AC। अच्छा, अब मैं AC को क्या सीधे डायरेक्टली जीरो लिख दूं? बहुत देर से करते आ रहे हैं, जस्ट आफ्टर कटिंग, तो ओमेगा क्या होगा? जीरो, तो AC क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, AT बच्चे क्या अल्फा आर के बराबर होगा? आर मुझे लॉजिकली सोच के बता कितना है? A/√2। आर कितना है? A/√2। तो AT को लिख दे बेटा अल्फा आर। बोल अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू बोल 3G/2√2A, और आर की वैल्यू बोल A/√2। अरे मैं सही कर रहा हूं? देखना तो, क्या A ने A को मारा? कितना आ गया? 3G/4। क्या सबका AT समझ में आया? क्या AC जीरो है? क्या एक्सीलरेशन डायग्राम बन गया है? क्या F नेट बराबर MA लगा सकते हैं? एक बार रेडियल के अलोंग, एक बार टेंजेंशियल के अलोंग। चलो आ जाओ, तो अब अपन इक्वेशन लगाएंगे। F नेट बराबर MACM। क्या रेडियल डायरेक्शन तो डायरेक्टली जीरो कर दूं क्या? क्योंकि मैं जानता हूं रेडियल डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो रेडियल में क्या सिर्फ एकमात्र फोर्स Fx है क्या? ये समझ में आता है? बालक तुझे भी आता है? तो बोल Fx क्या हो जाएगा? जीरो। चलो आ जाओ, टेंजेंशियल डायरेक्शन। हाँ बोलो भाई, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे? तो क्या लिखूं? mg-fy। शाबाश, क्या हो जाएगा? mg-fy बराबर MAT। सही चल रहा है? तो mg-fy बराबर MAT कितना बेटा? 3G/4। तो देखना तो Fy कितना आ गया बेटा? mg/4। क्या समझ आया? कितने लोगों से ईमानदारी से अपने आप सही आंसर आया था? अच्छा, √2 नहीं लिया, ठीक है। सबको समझ में आ गया? पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, तो बेटा ये एक प्रोफाइल होती है क्वेश्चंस की। तो अगर तुमने ये कर लिया तो मानो तुमसे कुछ भी हो जाएगा। तुम्हें बस कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि तुम्हें क्या आना चाहिए? आई। देख, जैसे मुझे इस केस में आई पता था, तो मुझे आई निकालना आना चाहिए। मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे टॉर्क लिखना आना चाहिए, तो मुझे टॉर्क लिखना आता है R×F। मुझे रिलेशन पता होना चाहिए टाउ बराबर आई अल्फा। फिर मुझे बेसिक पता होना चाहिए कि कोई बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसपे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब क्या परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो कितने एक्सीलरेशन होंगे? दो, ACP और AT। और फिर मुझे F नेट बराबर MACM इक्वेशन तो पता ही है। क्या बात समझ में आ गई? चलो, अब देखो, और तुम टाउ बराबर आई अल्फा को थोड़ा सा और फील करते हैं। ये क्या बेटा? वो सिर्फ जो है कोइंसिडेंस है, ठीक है। मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं कि कोई भी हिंज फोर्स दिखे, सर mg/4, ठीक है। वो किस्मत की बात है, ठीक है। तो वो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा कुछ दिमाग में सेट मत कर लेना कि आंसर क्या आएगा mg/4। कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसमें mg/4 नहीं आया था, ठीक है। बोलो भाई, कॉपी हो गया सबका? खड़ाखट कॉपी करो। ये डायग्राम तो हो गया होगा। चलो भाई, अब ध्यान से देखो और समझते हैं। अब ध्यान से देखो, हम टाओ बराबर आई अल्फा रिलेशन को और अच्छे से डेप्थ में समझते हैं। तो बेटा टाओ बराबर आई अल्फा, सोच अगर टॉर्क सेम है, ठीक है ना, टॉर्क को सेम रख रहा हूं मैं, तो सोच जिसका आई क्या होगा? ज्यादा, उसका अल्फा क्या होगा? उसका अल्फा क्या होगा? कम। क्योंकि अल्फा क्या टाओ बाय आई है क्या? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि टॉर्क सेम है, मैंने टॉर्क को फिक्स कर दिया, तो क्या अल्फा आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या? जिसका आई ज्यादा उसका अल्फा कम, जिसका आई कम उसका अल्फा ज्यादा। तो मैं समझ में तो आ रहा है भाई? मैं ये बोल रहा हूं, देखो अल्फा टाओ बाय आई,
अब मैं बोल रहा हूं अगर मैं टॉर्क को फिक्स कर दूं, मैं बोल दूं टॉर्क कांस्टेंट है, तो अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो क्या अल्फा आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या? अब इसको देखो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं सिचुएशन को जो मैं बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया था एक बार, ये एक्सिस है, ये एक तुम्हारी ट्राइंगुलर प्लेट है। मैंने एक बार तो प्लेट को लगाया ऐसे, और एक बार मैंने उल्टा करके लगाया, मतलब ब्रॉडर साइड यहाँ पे और नैरोअर साइड बाहर। याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ाया था तो ऐसा कुछ करा था क्या तुमने? तो इसको हम फर्स्ट केस बोल देते हैं, इसको हम सेकंड केस बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये फर्स्ट केस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? सेकंड केस। अच्छा, इन दोनों ही प्लेट्स पे हम करके आ रहे हैं, हम दोनों ही प्लेट्स पे ये जो मैंने बनाया है समझ जाओगे क्या भाई? ये जो प्लेट है क्या इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है क्या? ऐसे समझो कि ये एक्सिस थी, ये एक प्लेट लगी हुई थी, और इस प्लेट पे क्या फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं क्या? तो क्या ये प्लेट घूमेगी क्या? तो भाई ये मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये मैं फोर्स लगा रहा हूं। अब ध्यान से देख बच्चे, ये सेम प्लेट है, दोनों प्लेट्स क्या हैं? आइडेंटिकल। तो ध्यान से देख, ये अगर आर तो क्या ये भी आर होगा? तो टॉर्क क्या आर क्रॉस एफ होता है? तो तुझे दिख रहा होगा क्या ये आर है बेटा? क्या फोर्स इनवर्ड लग रहा है क्या? तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? क्या फोर्स ऐसे लग रहा है क्या? आर और एफ के बीच में एंगल देखना। तो टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क कितना हो गया? आर एफ। कितना हो गया? आर एफ। दोनों में या एक में? दोनों में क्या टॉर्क सेम है? अब दोनों को टॉर्क तो सेम मिल रहा है भाई। ये जो सिचुएशन हमने बनाई है इसमें सर आपने एक ट्रायंगुलर प्लेट लगा रखी है और दोनों ही केसेस में टॉर्क आपको सेम मिल रहा है। अब लॉजिकली सोच, जिसका आई क्या होगा? ज्यादा, उसका अल्फा क्या होगा? तो मुझे बता दे किसका अल्फा ज्यादा किसका अल्फा कम? फर्स्ट वाले का अल्फा कम और सेकंड वाले का ज्यादा, क्योंकि क्या फर्स्ट वाले का आई ज्यादा है क्या? क्या मेजोरिटी ऑफ द मास एक्सिस से दूर है क्या? तो फर्स्ट वाले में आई ज्यादा तो अल्फा कम। नहीं आया? तो ध्यान से देखो, टाओ बराबर, इस दूरी को कुछ भी लिख दो तुम, मान लो मैं इसको आर लिख रहा हूं, क्या टाओ बराबर एफ आर? सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ। बच्चे टाओ बराबर आई अल्फा, तो अल्फा इज टाओ बाई आई implies it is inversely proportional to I. It is inversely proportional to I. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब जिसका आई क्या होगा? ज्यादा, उसका अल्फा क्या होगा? कम। तो भाई किसका आई ज्यादा है बच्चे? 1 का। तो हम बोल सकते हैं I1 इज ग्रेटर देन I2 इंप्लाइज अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2। जिसका आई ज्यादा उसका अल्फा कम। क्या लॉजिकल है? हाँ, अगर एक का अल्फा ज्यादा है एक का अल्फा कम है तो ओमेगा अभी तो 0 है दोनों का, लेकिन समय के साथ पक्की बात है जिसका अल्फा क्या होगा? ज्यादा, उसका ओमेगा भी क्या होगा? ज्यादा। उसका एंगुलर एक्सीलरेशन ज्यादा है तो उसका ओमेगा जल्दी जल्दी बढ़ेगा, जिसका कम है उसका ओमेगा धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसी बात हो गई कि तूने जब फैन चालू करे तो एक को तो तूने 1 की स्पीड पे चालू करा, एक को 2 की स्पीड पे चालू करा, तो पक्की बात है जिसको 2 की स्पीड से चालू करा उसका ओमेगा क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या बच्चों यहां तक बातें क्लियर हो गई है? और देखो, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। हाँ बेटा देखना ध्यान से, क्या है सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि तुमने ये एक सोच लो लाइट रॉड है, ये क्या है? एक लाइट रॉड, और इस लाइट रॉड से एक बल्ब हैंग कर रहा है, बल्ब या कुछ भी चीजें क्या कर रही है? हैंग। अभी मैंने यहां से एक रस्सी अटैच कर रखी है, मैंने यहां से क्या अटैच कर रखी है? एक रस्सी। सोच अगर ये रस्सी नहीं होती और ये एक लाइट रॉड होती और इस पे मैं बल्ब हैंग करता तो ये रॉड ऐसी ही रहती है, घूम जाती? क्या लॉजिकल है क्या भाई? सिंपल सी बात है ना, अगर ये मेरी रॉड और इससे अगर मैं किसी चीज को हैंग कर दूं, इससे अगर मैं किसी चीज को हैंग कर दूं, तो क्या ये रॉड ऐसे घूमेगी या नहीं घूमेगी? अरे क्या mg का टॉर्क आएगा ना, इस बल्ब का क्या लगेगा? mg, तो mg का क्या आएगा? टॉर्क। तो ये बल्ब क्या इस जो है तेरी रॉड को ऐसे घुमाना चाहता है क्या? ध्यान से देख, क्या ये बल्ब ऐसे घुमाना चाहता है क्या? लेकिन ये जो रस्सी में टेंशन आएगी क्या ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगी क्या?
ये कैसे टॉर्क देगी, एंटी क्लॉकवाइज, और मेरा सिस्टम काय में रहेगा, इक्विलिब्रियम। मतलब जितना वो क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगी उतना ही तेरा टेंशन क्या दे देगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्या समझ में आता है मैंने क्या बोला भाई, इसकी टेंडेंसी क्लॉकवाइज घुमाने की, इसकी टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क क्या होगा भाई, किसके ख्यालों में खोया हुआ है किसके ख्यालों में खोया हुआ है, मतलब मैं देख रहा हूं तुझे 2 मिनट से, किसको देख रहा है भाई, हैं क्या चल रहा है क्लास में, कुछ पता नहीं है तुझे क्या चल रहा है क्लास में, हैं रोटेशनल मोशन चल रहा है सर, हैं कुछ तो चल रहा है, अबे तो क्या चल रहा है वही तो पूछ रहा हूँ, कुछ तो चल रहा है वो तो मुझे ही पता है, तेरा क्या चल रहा है मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, हैं किसके ख्यालों में है? पढ़ ले भाई पढ़ ले, सारे ख्याल पूरे होंगे, पढ़ लेगा तो, और अगर पढ़ेगा नहीं तो कोई ख्याल पूरा नहीं हो पाएगा जीवन में, ठीक है, जैसे अभी सोच रहा है बाद में भी बस सोचता ही रहेगा। चलो देखो ध्यान से, अब लॉजिकली सोचो, बातें नहीं, क्या नेट टॉर्क 0 होना चाहिए क्या, तो नेट टॉर्क 0 तभी हो सकता है जब जितना ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है ये क्या दे, क्लॉकवाइज। अरे लॉजिकल है, कोई चीज घुमाना चाह रही है एंटी क्लॉकवाइज, कोई चीज घुमाना चाह रही है क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क 0 कब होगा, जब दोनों क्या होंगी, बराबर, दोनों क्या होंगी, बराबर। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, तीनों ही केसेस में जो बल्ब की पोजीशन है, जो लट्टू की पोजीशन है तीनों केसेस में, वो सेम है या अलग अलग है, मतलब लट्टू का अगर मैं इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछूं, एमजी का टॉर्क, किसका टॉर्क बेटा, एमजी का, तो तीनों ही केसेस में एमजी का टॉर्क क्या आएगा, सेम। अरे बोलो भाई, क्या तीनों ही केसेस में एमजी का टॉर्क सेम आएगा क्या, क्योंकि बल्ब की पोजीशन क्या है, सेम। अच्छा अब ध्यान से देख, ये रस्सी, इसमें मान लेते हैं टेंशन कितनी, T1, इस रस्सी में मान लेते हैं टेंशन कितनी, T2, और इस रस्सी में टेंशन कितनी, T3। अच्छा देख, क्या धीरे धीरे रस्सी नीचे आती जा रही है क्या, पहले देख बिल्कुल एंड से अटैच थी, फिर तूने थोड़ा बीच टाइप में अटैच करा, और फिर तू उसको और नीचे लेके आ गया। क्या इस टेंशन के टॉर्क को एमजी के टॉर्क को बैलेंस करना है क्या, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या टेंशन के टॉर्क को एमजी के टॉर्क को बैलेंस करना है क्या, मतलब मैं जानता हूं सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो देखना बच्चे मैं लिख रहा हूं, टाउ नेट क्या 0 के बराबर होना चाहिए क्या, चलो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या होना चाहिए, 0। चल एमजी का टॉर्क लिखते हैं, क्या ये एमजी का फोर्स हो गया क्या, और ये दूरी हम कुछ भी ले लेते हैं, मान ले इस दूरी को हम आर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आर, तो मैंने ये चीज जो है ये कितनी मान ली, बोल आर, तो एमजी का टॉर्क कितना हो जाएगा, बोल कितना हो जाएगा, एमजी आर, सबको समझ में तो आता है, क्या हर एक केस में सेम होगा, तो भाई एमजी का टॉर्क क्या हो गया, एमजी आर। अच्छा अब टेंशन का टॉर्क, मान ले ये दूरी, या इसको ऐसा कर एक्स बोल दे भाई, और इसको क्या बोल दे, वाई, ये x बोल दिया, ये y बोल दिया। चलो अब तुम लोग मुझे बता दो पहले तो mg का o क्या अबाउट टॉर्क, mg का o क्या अबाउट टॉर्क, क्या mgx हो जाएगा, क्या फोर्स सुंदर है, क्या फोर्स सुंदर है, तो क्या r का कंपोनेंट करना चाहिए, क्या ये r परपेंडिकुलर है, तो r परपेंडिकुलर किसके बराबर, x। चलो तो mg का टॉर्क तो क्या हो गया, mgx, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस mgx। चलो टेंशन का टॉर्क बोलो, टेंशन का टॉर्क बोलो, बोलो भाई, क्या ये T1 है, क्या ये R है, क्या R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा, क्या वो Y है, तो बोलो क्या हो जाएगा, T1 Y, क्या इज इक्वल्स टू 0, तो ध्यान से देखना, क्या T1 Y तुम्हारा mgx के बराबर आ गया क्या। अच्छा लॉजिकली सोचो, तीनों ही केसेस में जब तुम लिखोगे तो क्या ये हमेशा mgx ही रहना है, क्या mg का टॉर्क फिक्स है क्या, अरे भाई mg की दूरी क्या है, फिक्स, तो क्या mg का टॉर्क कांस्टेंट ही आएगा, मतलब तीनों ही केसेस में जो तुम्हारा ty होगा वो किसके बराबर होगा, mgx, तीनों ही केसेस में जो तुम्हारा ty होगा वो किसके बराबर होगा, mgx। मैं इसको t1y की जगह क्या बोल रहा हूं, ty, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, ty, ठीक है, तो ty mgx के बराबर होगा, एंड दिस mgx इज बोल कांस्टेंट, ये mgx क्या है, कांस्टेंट, या ऐसे बोल दो कांस्टेंट की जगह, क्या ये mgx इज सेम फॉर ऑल, क्या दिस इज सेम फॉर ऑल, तो बेटा यहां से ध्यान से देख, क्या टेंशन जो आ गई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y आ गई क्या, टेंशन क्या y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई क्या, मतलब जिसमें y क्या होगा सबसे ज्यादा, टेंशन क्या होगी सबसे कम, और जिसमें y होगा सबसे कम,
टेंशन क्या होगी सबसे ज्यादा। नहीं आया। अगर मैं इस डायग्राम को 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोलता हूं, तो बताओ किसमें टेंशन सबसे ज्यादा। तो सबसे बड़ा कौन बोल, T3, उससे बड़ा उससे छोटा T2 और सबसे छोटा T1। जिसमें Y ज्यादा उसमें टेंशन कम, जिसमें Y ज्यादा उसमें टेंशन कम। हाँ पक्की बात है, ये बिल्कुल वैसी बात है, बिल्कुल 100% सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। भाई ये प्रैक्टिकली अगर तुम सोचो तो बिल्कुल मतलब बहुत जेन्युइन सी बात है। तीनों ही केसेस में mg का टॉर्क कैसा है, एक सेकंड बोर्ड पे देखो, क्या तीनों ही केसेस में mg का टॉर्क सेम है क्या। मान लेते हैं 100 है, कितना है 100। तो क्या तीनों ही केसेस में टेंशन को अपोजिट सेंस में 100 टॉर्क देना पड़ेगा क्या। अगर mg क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है 100 से, तो क्या टेंशन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा 100 से। तो तीनों ही केसेस में टेंशन का टॉर्क क्या आना चाहिए 100। अब सोच, ये मान लेते हैं अभी y कितना है 10, तो t को कितना होना पड़ेगा 10। अरे 10 इंटू 10 100 होता है ना भाई। अगर टेंशन को 100 टॉर्क देना है, तो अगर मैं बोल रहा हूं ये लेंथ 10 है, तो T1 को कितना होना पड़ेगा 10। 10 इंटू 10 100। मैं कह रहा हूं अगर ये लेंथ 5 ही रह गई, कितनी रह गई 5, तो इसको कितना होना पड़ेगा 20, क्योंकि टॉर्क तो अभी भी कितने का आना है 100 का। अब टॉर्क अगर 100 का आना है, तो तुम अगर आर कम कर रहे हो तो किसको ज्यादा होना पड़ेगा, फोर्स को। किसको ज्यादा होना पड़ेगा, फोर्स को। तो भाई ये अगर 5 रह गया तो ये क्या होएगा 20। नहीं आया। और मान लिया अगर ये 1 ही रह गया तो ये कितना हो जाएगा 100। भाई 100 इंटू 1। तो अगर ये दूरी 1 ही रह गई तो टेंशन को कितना होना पड़ेगा 100। सबको समझ में तो आ रहा है। चलिए क्वेश्चन बस यही है, बना लो ये डायग्राम और लिख दो। बस इसमें बताना है तुम्हें कि किसमें टेंशन सबसे कम किसमें ज्यादा। नोट करके लिख लो। अरेंज द टेंशन इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी लिख दो। अरेंज द टेंशन इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए भाई, आई थिंक सबको आ गया होगा समझ में। अगर इसको प्रैक्टिकली तुम्हें फील कराऊं ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो बात है कि भाई mg का टॉर्क तो कांस्टेंट है, तो हर बार क्या टेंशन को सेम टॉर्क लगाना है क्या। अब अगर मैं आर कम करता जा रहा हूं तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा ज्यादा। ये ऐसी बात है जैसे सपोज करो, जब हम डोर पे फोर्स लगाते हैं, जब हम डोर पे फोर्स लगाते हैं तो मान लो इस डोर को खोलने के लिए 100 का टॉर्क रिक्वायर्ड है। कितने का रिक्वायर्ड है 100। तो बच्चे अगर आर मैक्सिमम होगा तो क्या मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा क्या। अगर आर कम होगा तो क्या मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा क्या। और अगर आर और कम होगा तो क्या मुझे फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तुम करके देखना दरवाजे को, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी जो है आप घर पे फील कर सकते हैं इस चीज को। आप दरवाजे को अगर यहां से फोर्स लगा के खोलोगे, आपको बड़ा आसानी से खुलेगा। यहां पे फोर्स लगाओगे, फोर्स क्या लगाना पड़ेगा ज्यादा। क्यों, क्योंकि आर क्या हो गया कम। भाई इसको डोर को ओपन करने के लिए एक फिक्स अमाउंट का टॉर्क रिक्वायर्ड है। तो मेरा अगर आर कम हो गया तो क्या फोर्स ज्यादा करना पड़ेगा। यहां जब लगाऊंगा तो क्या आर और कम हो गया क्या। तो डेफिनेटली मुझे फोर्स और क्या लगाना पड़ेगा ज्यादा। और अगर आर कम कर लोगे तो मुझे फोर्स और क्या लगाना पड़ेगा ज्यादा। क्या समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली वहां पे भी सेम चीज हो रही है कि भाई mg का टॉर्क फिक्स है। अब उस टॉर्क को टेंशन को बैलेंस करना है। तो जैसे जैसे आर होता जाएगा कम, वैसे वैसे टेंशन होती जाएगी ज्यादा। तो तुम सीधे डायग्राम को देखते ही बता दोगे कि हाँ सर देखो इसमें आर सबसे कम तो टेंशन सबसे ज्यादा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ किस केस में रस्सी के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा। क्या थर्ड केस में, क्योंकि यहाँ पे टेंशन क्या है ज्यादा, और ज्यादा टेंशन तो रस्सी के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा। अच्छा मैं पूछूं इनमें से कौन सा सिस्टम सबसे मजबूत है। क्या फर्स्ट सिस्टम सबसे मजबूत है क्या, क्योंकि उसमें रस्सी के टूटने के चांसेस मिनिमम, ज्यादा नहीं है कम है, मिनिमम चांसेस है, तो वो मजबूत सिस्टम है। ठीक है चलो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे वापस से आ रहे हैं अपन। अब कुछ कुछ मिलता जुलता पार्ट, पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम, चलो भाई तो अब ध्यान से देखना।
क्या कर रहे हो यार तुम? हैं? अबे पता लगे एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में यही गीला हो जाए। चलो अब ध्यान से देखो, बोर्ड पे फोकस करो बहुत अच्छे से। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पुली ब्लॉक सिस्टम। और मतलब बिल्कुल आपको बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड ध्यान से पहले समझो। तो ध्यान से देखो, ये पुली, इससे एक ब्लॉक अटैच्ड है, मान लेते हैं M2 मास का, और ये दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है M1 मास का। अच्छा, अभी तक जो हमने एनएलएम में पढ़ाई करी थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं तुमसे बोलता सपोज M1 M2 से क्या है ज्यादा, तो बोल M1 कहां जाता, M2 कहां जाता? बताओ एक्सेलरेशन क्या होता? M1g माइनस M2g अपॉन M1 प्लस M2 होता है क्या? ठीक बात है। अब एनएलएम जब तुमने पढ़ा था तो वहां पुली कैसी होती थी? आइडियल। कैसी पुली होती थी? आइडियल। मतलब हम पुली को क्या लेते थे? मासलेस। और क्या लेते थे? फ्रिक्शनलेस। मतलब हम मानते थे पुली का कोई मास नहीं है और पुली का कोई फ्रिक्शन, पुली और रस्सी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब सबसे पहली बात तो पुली, मास आ गया, एक्सरसाइज कर, पुली इज हैविंग मास, पुली इज हैविंग मास। तो पुली का क्या है? मास। अच्छा, अब पुली का मास है तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा क्या? मान ले सपोज कर ये एक्सेस है, ये क्या है? एक्सेस। तो अगर मान ले डिस्क शेप्ड पुली है, कैसी पुली है? डिस्क शेप्ड, जो 99% क्वेश्चंस में होगी डिस्क शेप्ड पुली, तो आई कितना होगा? mr²/2। तो भाई पुली का मास है, मतलब डेफिनेटली पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। पुली का रेडियस हम कितना ले लेते हैं बच्चे? आर। लेट सपोज पुली का रेडियस कितना ले लिया मैंने? आर। अब एक और चीज यहां पे जो है वो ये है, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली। देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली। रोप और पुली के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट टाइम जब तुमने एनएलएम पढ़ा था तो वो पुली आइडियल थी। आइडियल मतलब उसका कोई मास नहीं था और वो फ्रिक्शनलेस थी, चिकनी थी, फ्रिक्शनलेस। ठीक है। अब यार पढ़ लो। अब ध्यान से देखो, अगर स्मूथ थी, फ्रिक्शनलेस थी, तो यहां से रस्सी फिसल के कहां जा रही थी? ऊपर। तो यहां से रस्सी फिसल के कहां जा रही थी? नीचे। क्या पुली पे कोई फर्क पड़ रहा था क्या? पुली तो बस ऐसे ही थी, पुली ऐसे ही लटकी हुई है, पुली का कोई काम नहीं है। तो पुली बस केवल ऐसे है। क्या पुली घूम रही थी क्या? नहीं, पुली का कुछ काम ही नहीं है भाई, फ्रिक्शन लेस है सब कुछ। तो यहां से तुम्हारा, यहां से रस्सी फिसल के जा रही है नीचे, तो यहां से रस्सी फिसल के जा रही है ऊपर। क्या पुली का कुछ मोशन हो रहा था क्या? नहीं, क्योंकि पुली कैसी थी? स्मूथ। ये वैसी बात है, ऐसे समझो जैसे सपोज करो मैं तुमसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पूछता हूं। सपोज कोई एक टेबल है, उस टेबल पे टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, ठीक है? देखो कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। देखो अभी तुम राजा हो और 7:15 के बाद मैं राजा हूं, ठीक है? तो अभी तुम्हें जितनी मस्ती करनी है कर लो, मुझे कहाँ टेंशन आ रही है कोई। ठीक है, 7:15 के बाद फिर देख लेंगे अपन। ठीक है, चलिए। बहुत टाइम है, हाँ तो बस मेरे पास भी बहुत टाइम है आज। चलिए, अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से बातें नहीं, चलो अभी कंसेप्ट समझो भाई, इसको कंप्लीट ही करना है अपने को आज, पुली ब्लॉक को। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सपोज टेबल है, टेबल पे टेबल क्लॉथ बिछा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? ब्लॉक। अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, हर एक सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, हर एक सरफेस क्या है? परफेक्टली स्मूथ। अब उस टेबल क्लॉथ पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, मैं उस टेबल क्लॉथ को पकड़ के खींचूंगा तो क्या ब्लॉक आएगा क्या? ब्लॉक नहीं आएगा, क्योंकि कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। तो तुम्हारा जो टेबल क्लॉथ होगा वो फिसल के निकल जाएगा। क्या ब्लॉक वहीं रह जाएगा क्या? मतलब ब्लॉक पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या आता? क्या भाई पक्की बात है, फ्रिक्शन होता तो जैसे ही तुम टेबल क्लॉथ को खींचते तो टेबल क्लॉथ की टेंडेंसी ब्लॉक के रिलेटिव कहां जाने की? आगे।
तो टेबल क्लॉथ पे फ्रिक्शन कहां लगता? पीछे। तो ब्लॉक पे कहां लगता? आगे। क्या बात समझ में आई क्या? तो डेफिनेटली अगर फ्रिक्शन होता तो टेबल क्लॉथ आता। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे, पुली और रस्सी के बीच में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो सिंपली यहां से रस्सी फिसल के जा रही है नीचे, यहां से रस्सी फिसल के कहां जा रही है? ऊपर। लेकिन इस बार जो अब हम पढ़ रहे हैं इसमें देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड पुली। रोप और पुली के बीच में क्या है? फ्रिक्शन। अब सोचो अगर तुम रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन है तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली। इस बार रस्सी फिसल नहीं रही। एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये पुली है, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो सोच यहां से जो रस्सी होगी क्या वो यहां जाएगी क्या? और जो यहां से रस्सी होगी क्या वो नीचे जाएगी क्या? नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूं ये पुली जब घूमी तो यहां से ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये रस्सी क्या ऐसे गई क्या? और क्या यहां से रस्सी नीचे गई क्या? देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, मतलब पुली और रस्सी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। पुली और रस्सी क्या साथ साथ घूम रहे हैं क्या? ये रस्सी और ये पुली क्या ये साथ साथ घूम रहे हैं क्या? मतलब इनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही। क्या बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें इसको प्रैक्टिकली फील करना हो, कुएं में तो पुली फिक्स्ड होती है, कुएं में तो अलग ही चीज होती है। कुएं में तो सिंपली क्या करते हैं कि एक आपका बस केवल इस तरह से एक पहिया लगा देते हैं और उस पर रस्सी पकड़ के क्या करते हैं? खींचते हैं उसमें, है जो भाई जो कुएं के ऊपर लगा रहता है ना वो उसको फिक्स्ड भी कर सकते हो आप उसमें सिंपली उसको क्या कर सकते हो? फिक्स्ड। वो डिपेंड करता है किस तरह का सेटअप है। भाई कुएं में तो कुछ नहीं करना ना तुम्हें, कुएं में करना क्या है? तुम्हें बस रस्सी को केवल डायरेक्शन चेंज करना है। जैसे रस्सी ऐसे जा रही है और उसका इसका डायरेक्शन क्या करना है? चेंज। तो तुम्हें जो है सिंपली क्या करना है? खींचना है। तो डिपेंड करता है, दोनों तरह की चीजें होती हैं उसमें। ठीक है चलो। हाँ साइकिल की चेन बोल सकते हो, साइकिल की चेन और जो वो जो स्प्रॉकेट्स होते हैं उसमें क्या चेन फिट है क्या? जानते हो ना? अरे ये देखा है, साइकिल देखी है साइकिल? तो ये जब घूमता है तो क्या इसके साथ साथ चेन भी घूमती है क्या? तुम्हें मैं उससे ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग ये बताओ, कभी तुम किसी खटारा टेम्पो में बैठे हो? टेम्पो जानते हो? टेम्पो जिसमें चाबी वाबी होती नहीं हो, जिसमें वो बोनट खोल के रस्सी से चालू करता है। अरे बैठे हो नहीं बैठे हो? अब तुम लॉजिकली सोचो, अगर तुम उसमें बैठे हो, स्कूल स्कूल टाइम में बैठे होंगे। नहीं नहीं सर हम तो प्लेन से जाते थे स्कूल। प्लेन है सर पापा के पास। अबे बैठे हो ना? तो सोचो, सोचो वो जो है जो टेम्पो वाला होता है वो बोनट को खोलता है और बोनट को खोल के क्या उस जो क्रैंक शाफ्ट होती है, जो पुली होती है एक तरह से, क्या उस पर रस्सी लपेटता है क्या? वो कस के रस्सी लपेटता है और फिर क्या वो रस्सी को ऐसे खींचता है क्या? क्रैंक घूमती है क्या? इंजन चालू होता है क्या? अब तू खुद सोच, बुद्धि लगाना अपनी। अगर मान ले वहां पे पुली और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, पुली और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, तो उस आदमी को जो रस्सी खींच रहा है उसका क्या होता? क्या वो पीछे जाके गिरता क्या? कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो वो रस्सी उसके हाथ में आ जाती और वो पीछे जाके गिर जाता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या होता है एग्जैक्टली सिचुएशन तुम्हें फील करनी है। रस्सा खींच गेम खेले हो क्या? एक रस्सी ले ली, तुम खींच रहे हो, मैं खींच रहा हूं, मैंने रस्सी को छोड़ दिया, क्या तुम गिर जाओगे? एग्जैक्टली वही चीज होती अगर पुली और रस्सी के बीच में क्या नहीं होता? फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आई क्या? अब ध्यान से समझो, आगे गानी है तो प्रैक्टिकल फील हो गई कि हाँ सर भाई बिल्कुल फील आ रही है सर, इस बार पुली क्या करेगी? घूमेगी। और है हाँ हाँ अरे बहुत सारी चीजें हैं भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि यार एक ही में होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है चलो, अभी ध्यान से देखो, तो हमें फील तो आ रही है कि हाँ सर पुली घूमेगी, और दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो कोई चीज चलती है तो इक्वेशन है एफ नेट बराबर एम ए, और घूमती है तो टाओ बराबर आई अल्फा। जैसे तुम्हें एफ बराबर एम ए इक्वेशन अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, एफ बराबर एम ए, तो ऐसे ही टाओ बराबर आई अल्फा। कोई चलती हुई चीज के लिए इक्वेशन क्या होगी? एफ बराबर एम ए, और घूमती हुई चीज के लिए इक्वेशन क्या होगी? टाओ बराबर आई अल्फा। ठीक बात है। अब आगे की कहानी सुनो। इस रस्सी में मान लेते हैं टेंशन टी है, तो बढ़िया टेंशन टी चल रही थी, टी 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 टी। जैसे ही यहां पे पहुंचे क्या फ्रिक्शन आ गया क्या? अब सोच रस्सी और पुली के बीच में फ्रिक्शन है, तो लॉजिकली सोच जैसे ही तू यहाँ पे इस वाले एंड पे पहुंचेगा क्या टेंशन अभी भी टी होगी या चेंज हो गई? डेफिनेटली टेंशन क्या हो गई? चेंज। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन डेफिनेटली टेंशन क्या हो गई? चेंज। भाई लास्ट टाइम तक तो इफेक्ट इसलिए नहीं आया, टी 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 टी, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगी? टी। अब यहाँ पे अंतर जो आ रहा है वो समझ, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड पुली, दोनों साइड जो रस्सी में टेंशन होगी वो सेम होगी या अलग अलग होगी? नहीं आई ये पॉइंट समझ में? क्यों अलग अलग होगी? फील आ रही है?
क्योंकि पुली और रस्सी के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। तो मान लेते हैं इस वाली रस्सी में टेंशन क्या है, T1। तो क्या थ्रू आउट इस पूरी रस्सी में टेंशन T1 रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी? अरे इस वाले पार्ट में तो रहेगी। यहाँ पे T1, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1। अब यहाँ पे जो है बहुत कुछ होएगा और बहुत कुछ होने के बाद टेंशन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी, T2। क्या समझ में आता है? मतलब इस पूरे सेगमेंट में तो T1 बोल दूं ना। अच्छा अगर पुली पे दिखाऊंगा तो अवे फ्रॉम दी बॉडी कैसे दिखा दूं क्या? अच्छा इस वाली रस्सी में टेंशन क्या T2 बोल दूं क्या? और पुली पे दिखाऊंगा तो अवे फ्रॉम दी बॉडी T2। मतलब एक तो सर इसमें नया जो आ रहा है चीज वो आ रही है कि दोनों रस्सियों में टेंशन क्या है, अलग अलग, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसको बहुत सारे तरीके से मैं तुम्हें फील करा सकता हूँ, ये एक तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। तुम लॉजिकली सोचो भाई, इस बार प्रैक्टिकली सोचना, M1 ज्यादा है और M2 कम है, तो क्या M1 नीचे जाएगा? M1 कहां जाएगा, नीचे, और M2 कहां जाएगा, ऊपर। अब पागलों जैसी बातें बिल्कुल मत करना। डेफिनेटली टेंशन अलग अलग है लेकिन दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग नहीं हो सकते, वरना रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर ये एक रस्सी है इनएक्सटेंसिबल जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो अगर ये 5 मीटर नीचे गया तो क्या ये भी 5 ऊपर जाएगा? तो दोनों रस्सियों में टेंशन अलग अलग है लेकिन क्या दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग हैं? दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग हैं क्या? नहीं। बच्चे सोचते हैं अच्छा सर टेंशन अलग अलग, सर ये A1 और ये A2, कैसा होगा क्या? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। मतलब बेटा ये अगर A से नीचे जाएगा तो बोलिए A से कहां जाएगा, ऊपर। तुम्हें समझ आ रहा है? तो ये A से कहां जाएगा, ऊपर। अब तू प्रैक्टिकली सोच, ये यहां से रस्सी नीचे जा रही है और ये यहां से रस्सी कहां जा रही है, ऊपर। तो लॉजिकली सोच पुली कैसे घूम रही होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या सबको फील आई? भाई पुली क्लॉकवाइज घूमी तो यहां से तो रस्सी कहां गई, ऊपर, और यहां से रस्सी कहां आई, नीचे। सबको समझ में तो आ रहा है? तो पुली क्लॉकवाइज घूम रही होगी। अब तू खुद सोच, पुली को अगर क्लॉकवाइज घूमना है तो क्या पुली पे नेट टॉर्क होना चाहिए क्या? किसी चीज को घूमना है तो उस पर क्या होना चाहिए, टॉर्क। तो लॉजिकली सोच, क्या इसका टॉर्क T1 इंटू आर आएगा क्या? और क्या इसका टॉर्क T2 इंटू आर आएगा? क्या T1 इंटू आर क्लॉकवाइज घुमा रहा है? क्या T2 इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? कौन बड़ा होगा? पक्की बात है कौन बड़ा होगा, T1, क्योंकि पुली कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। अब लॉजिकली सोच, अगर मैं दोनों टेंशन क्या ले लेता, सेम, तो क्या नेट टॉर्क 0 हो जाता क्या? क्या पुली घूम ही नहीं सकती थी क्या? और अगर पुली घूमती नहीं तो फिर ये नीचे भी नहीं जा। क्या बात समझ में आ रही है? तो भाई हमने एक और तरह से समझ लिया कि सर अगर मैं दोनों जगह टेंशन सेम ले लूंगा तो टॉर्क ही क्या हो जाएगा, 0, विच इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। क्योंकि पक्की बात है, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली। पुली घूमेगी तो यहां से रस्सी जाएगी ऊपर और यहां से रस्सी कहां जाएगी, नीचे। तो पुली का घूमना बहुत जरूरी है। और अगर मैं दोनों जगह टेंशन सेम ले लूंगा तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, पुली घूम सकती नहीं है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? बिल्कुल दिमाग में सेट है? चलो आ जाओ, अब ध्यान से देखो। अब अपन इक्वेशंस लिखनी चालू करते हैं। अपन अपने से क्या पूछा जाएगा, अपने से एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, अपने से टेंशन पूछी जाएगी T1 T2, अपने से और भी कुछ चीजें पूछ सकते हैं। पुली घूमेगी तो क्या पुली के पास अल्फा आएगा क्या? चलो तो आओ अपन इक्वेशंस बनानी चालू करते हैं। तो देखो, ये ब्लॉक की इक्वेशन लिखना अपन NLM के टाइम से जानते हैं, बिल्कुल सेम तरीका। बोलो नीचे क्या लगेगा, M1G। बोलो इस पे नीचे क्या लगेगा, M2G। बोलो क्या M1 ब्लॉक की तुम मुझे इक्वेशन बता सकते हो क्या? बताओ क्या लिखूं? M1 ब्लॉक की इक्वेशन बताओ क्या लिखूं? M1G माइनस T1 बराबर M1A। मैंने M1G माइनस T1 लिखा है, समझ में आया? क्यों क्यों? एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे। तो क्या लिखूं बोलो, M1G माइनस T1 बराबर M1A। चलो M2 ब्लॉक की इक्वेशन बोलो। बोलो M2 ब्लॉक की इक्वेशन, T2 माइनस M2G बराबर बोलो M2A। भाई इस ब्लॉक की इक्वेशन लिख दी, इस ब्लॉक की इक्वेशन, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है। पुली क्या कर रही है, घूम रही है। तो पुली के लिए एफ नेट बराबर है या टाउ बराबर आई अल्फा? टाउ बराबर आई अल्फा। तो अब अगली इक्वेशन आ जाओ, पुली के लिए लिख लेते हैं। तो पुली के लिए इक्वेशन क्या लिखूं बेटा, बोल टाउ बराबर आई अल्फा। अब लॉजिकली सोच के बता, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो पुली कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज कब घूमेगी, जब क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होएगा, बड़ा। तो क्या लिखना चाहिए, T2R माइनस T1R या T1R माइनस T2R? T1R माइनस T2R। तो भाई T1R माइनस T2R बराबर क्या लिखूं बोलो, आई अल्फा। क्या समझ में आ रहा है क्या?
अब ध्यान से देखो, अभी अगर तुम देखो तो अननोन है T1 A, T2 और अल्फा। क्या अननोन 4 हैं क्या? और क्या इक्वेशंस 3 ही है क्या? सॉल्व नहीं हो पाएगा भाई। जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने अननोन होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व। तो आप देख सकते हो मैंने M1 ब्लॉक की इक्वेशन लिख ली, मैंने M2 ब्लॉक की इक्वेशन लिख ली, मैंने पुली की इक्वेशन लिख ली, टाउ बराबर आई अल्फा। तो 3 इक्वेशंस आ गई हैं, लेकिन अननोन 4 हैं। कौन कौन बच्चे? T1 T2 A और अल्फा। अब मुझे एक इक्वेशन और रिक्वायर्ड है। एक इक्वेशन मुझे देगा देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली। इस लाइन से निकल के आएगी। कैसे? ध्यान से देख, ध्यान से देख। क्या ये पुली है क्या? तो जब पुली पे टॉर्क आया तो क्या बेटा तेरा पुली ऐसे घूमेगा क्या? मान लेते हैं कितने एंगुलर एक्सीलरेशन से घूमेगा? अल्फा। तो भाई इस पे टॉर्क आया, टॉर्क की वजह से क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये पुली इस तरह से घूमेगा। अच्छा, इस पुली से बिल्कुल कांटेक्ट में क्या रस्सी है क्या? ये रस्सी बिल्कुल इससे लगी हुई है कांटेक्ट में। मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ध्यान से देख, इसके पास इस तरह से, इस पे इस तरह से रैप्ड है रस्सी। क्या बच्चे इस तरह से इस पे रस्सी रैप्ड है क्या? ठीक है ना? ये रस्सी इस पे जो है, पक्की बात है, ऐसे गैप नहीं है, इतना तुम समझ जाते होंगे। गैप नहीं है ये, इससे पक्की बात है, पूरी सटी हुई है। लेकिन मैंने थोड़ा दूर बनाया है जिससे हम समझ पाए। ठीक है, चलो। अब ध्यान से देखो आप, अब ध्यान से देखो, तुमने बोला देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली। नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली मतलब बच्चे ये बता मुझे, अगर पुली का ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो रस्सी का ये वाला पॉइंट भी कितने से जाना चाहिए? अरे नहीं जाना चाहिए क्या? अगर ये तेज चलेगा तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी, अगर ये तेज चलेगा तो भी रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी। अरे भाई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। भाई अगर ये मैंने ब्लॉक लिए, इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही, तो दोनों कितने से चल रहे हैं? v से। अगर मान ले ये v से चल रहा है, ये थोड़ा तेज चलेगा, तो क्या स्लिपिंग हो जाएगी क्या? तो भाई कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। अच्छा, दोनों की अगर वेलोसिटी सेम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या आएगा? सेम। तो दोनों का एक्सीलरेशन भी क्या होना चाहिए? सेम। भाई वेलोसिटी सेम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या आएगा? सेम। पक्की बात है ना? एक्सीलरेशन अगर अलग अलग हुए तो एक की वेलोसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी और एक की वेलोसिटी कम बढ़ेगी। क्या फिर से स्लिपिंग हो जाएगी क्या? क्या एक्सीलरेशन भी सेम होने चाहिए क्या? अब मुझे बता, रस्सी से ये ब्लॉक अटैच था, ये ब्लॉक कितने से नीचे जा रहा है? ए से। तो ये वाला पॉइंट कितने से नीचे जा रहा है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। क्या जो रस्सी का पॉइंट जो पुली से कांटेक्ट में है, जो रस्सी का पॉइंट पुली से कांटेक्ट में है, क्या वो ए से नीचे जा रहा है क्या? मतलब सर ये जो आपने बोला था पॉइंट, ये कितने से नीचे जा रहा है? बोलो ए से। अरे जा रहा है भाई। अब सोच, इस पुली को ध्यान से देख, क्या पुली अल्फा से घूमी? तो पुली पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सब क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन। अरे लॉजिकल है। तो बच्चे ध्यान से देख, ये जो मैंने पुली का पॉइंट बता रखा है जो रोप से कांटेक्ट में होगा, क्या ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? और इस डायरेक्शन में क्या इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या? और वो कितना होगा? अल्फा आर। कितना होगा? अल्फा आर। नहीं आया? पक्का? तो भाई इस डायरेक्शन में अगर मैंने बोला कि सर रोप अल्फा से रोप नहीं सॉरी पुली अगर अल्फा से घूम रही है सर, तो उस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर ये वाला पार्टिकल भी सर्कल करेगा। इसका क्या रेडियस आर हो जाएगा क्या? तो इस पार्टिकल का टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा एटी, क्या वो अल्फा आर होगा क्या बच्चे? तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? बोल अल्फा आर। अब लॉजिकली सोच, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली, तो क्या ए बराबर अल्फा आर? नहीं आया? ए बराबर क्या होगा? अल्फा आर। क्यों ए बराबर अल्फा आर होगा? समझ में आता है? क्योंकि रस्सी का वो वाला पॉइंट क्या ए से नीचे जा रहा है, और पुली का वो पॉइंट जो रस्सी से संपर्क में है, कांटेक्ट में है, उसका इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा आर। और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। तुम्हें समझ में आया? तो एक और तुम्हें बहुत बढ़िया रिलेशन मिल गया। बोलो क्या? ए बराबर अल्फा आर। बच्चों समझ आया? अब ध्यान से देख, क्या 4 इक्वेशन, क्या 4 अननोन? तो यहाँ पे हमारी 4 इक्वेशन हो गई और 4 अननोन हो गए। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? चलिए तो आइए हम मिलके सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो ध्यान से सॉल्व कैसे करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। ठीक बात है भाई? अच्छा, मैं थर्ड इक्वेशन में अल्फा को लिख सकता हूं क्या फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से? ए बाय आर। नहीं, क्योंकि मेरा एम अभी ए निकालना है। मेरा एम क्या निकालना है? ए।
तो मैं यहां से अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्या ए बाय आर। तो भाई पुट अल्फा इज इक्वल्स टू बोलो क्या ए बाय आर इन विच इक्वेशन, अरे बोलो यार इन इक्वेशन नंबर थर्ड। चलो आओ पुट करते हैं, मुझे बताओ क्या बन जाएगा T1 माइनस T2 आर। अरे आर कॉमन ले सकता हूं ना, चलो बोलते चलो आई अल्फा, अल्फा बोलो ए बाय आर। अरे नहीं आया, क्या इस आर को यहां भेज सकता हूं क्या, तो देखना तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू आई बाय क्या आर स्क्वायर बन गया क्या इंटू ए। क्या ये इक्वेशन बन जाएगी क्या, मान लेते हैं इस इक्वेशन को बोल देते हैं फिफ्थ, क्या बोल देते हैं फिफ्थ। अब ध्यान से देखो, अभी एक बार कॉपी कर लेना, क्यों जल्दी कर रहे हो, ध्यान से देखो। फिफ्थ इक्वेशन देखो क्या T1 माइनस T2 है, फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या माइनस T1 है, मतलब M1G भी है साथ में, और क्या यहाँ पे T2 है। अब ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं 1 प्लस 2 प्लस 5, मैं 1 2 और 5 को क्या कर रहा हूं ऐड। अब ध्यान से देख, जैसे ही तू 1 2 और 5 को ऐड करेगा, क्या यहाँ माइनस T1 है और क्या यहाँ प्लस T1 है, क्या यहाँ T2 है, क्या यहाँ माइनस T2 है, क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो LHS में क्या बचेगा, LHS में क्या बचेगा M1G माइनस M2G। बच्चा समझ में तो आ रहा है ना, इस T1 ने माइनस T1 को कैंसिल करा, इस T2 ने माइनस T2 को कैंसिल करा, मतलब क्या बचा M1G माइनस M2G। जो है सिंपल कैलकुलेशन है। चलो RHS में देखो, RHS में क्या आ जाएगा, ए कॉमन ले लूं क्या, M1 प्लस M2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर, तो M1 प्लस M2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अरे सही कर रहा हूं, M1 प्लस M2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए। क्या ए निकल के आ गया क्या इस पूरी टर्म को डिनोमिनेटर में ले आऊं क्या, तो ए आ गया तुम्हारा M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अगर डिस्क शेप्ड पुली है तो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, अगर डिस्क शेप्ड पुली होगी तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, एम आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एम बाई 2, बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन अगर रिंग शेप्ड पुली होगी, रिंग शेप्ड पुली होगी तो आई कितना होगा एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल, एम आ जाएगा है। हाँ हाँ ये M1 ही है भाई। हाँ अभी बस जो है इसी पे आ रहा हूं मैं, बिल्कुल सही सोच लिया है तूने। अब दिस इज द कंसेप्ट, ये जो तुमने करा है पूरा कंसेप्चुअली करा है, एक एक चीज जो है तुम्हें दिमाग में सेट होनी चाहिए कि हाँ भाई टेंशन क्यों अलग अलग, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फिर सर हमने M1 की इक्वेशन लिखी, M2 की इक्वेशन लिखी, पुली की इक्वेशन लिखी, फिर एक और सर हमें कंडीशन गिवन थी नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने निकाल के बताया तुम्हें फील आई या नहीं आई भाई। देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, मतलब अगर ये ए से नीचे जा रहा है तो और ये अल्फा आर से नीचे जा रहा है तो दोनों का क्या होना चाहिए सेम, वरना क्या हो जाएगी रिलेटिव स्लिपिंग। तो 4 इक्वेशन आई, उनको सॉल्व किया, ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो इसको कैसे, इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखो आप। शॉर्ट ट्रिक क्या, अच्छा एक बार ए आ गया सब कुछ निकल के आ जाएगा क्या, क्या ए बराबर अल्फा आर, क्या अल्फा निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोल ए बाय आर, अल्फा क्या हो जाएगा ए बाय आर। अच्छा ए आ गया तो क्या यहां से T1 आ जाएगा क्या, फर्स्ट इक्वेशन में ए को पुट कर दूंगा क्या T1 आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन में ए को पुट कर दूंगा क्या T2 आ जाएगा, अरे बोलो भाई पक्का आ जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखो, ठीक है सर ये तो सब कर लेंगे हम, लेकिन बहुत लेंदी हो गया सर। अब इसका ट्रिक जुगाड़, अब याद करो तुम, अगर मान लो ये एनएलएम का क्वेश्चन होता, थोड़ी देर भूल जाओ रोटेशनल मोशन, ये एनएलएम होता, क्या आंसर देते, क्या आंसर देते एक्सेलरेशन का, M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। देखना तो M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2, क्या एक टर्म एक्स्ट्रा है क्या, क्या I बाय आर स्क्वायर, मतलब सर हमें यहाँ पे एक और टर्म लिखनी है I बाय आर स्क्वायर, और ये I बाय आर स्क्वायर टर्म किसको अकाउंट कर रही है, किसको अकाउंट कर रही है पुली को। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, तो भाई यहाँ पे आपका बन जाएगा M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगी I बाय आर स्क्वायर। अरे क्या दोनों ब्लॉकों का नीचे मास लिखते थे क्या,
तो वो तो अभी भी लिखना है, प्लस क्या कर देना है, आई बाय आर स्क्वायर। m1 प्लस m2 क्या है, किसके मासेज हैं, पुली के मास हैं। किसके मास हैं, ब्लॉक के। तो m1 m2 ब्लॉक के मास हैं, तो वो तो लिखना ही है। प्लस एक और टर्म ऐड करनी है, क्या, आई बाय आर स्क्वायर। क्या याद रहेगा, एक क्वेश्चन दे दूं हो जाएगा, पक्का। चलो चलो होमवर्क में करके ले आना। ये हटा दूं क्या, कौन सा वाला, ये हटा दूं। कॉपी कर लो जल्दी से, ये तो लिख ही लिया होगा अब तक, दिमाग में छप गया। कल क्लास ऑफ होने के कारण डाउट काउंटर का टाइम रहेगा 5 से 7 बजे तक। मतलब ऐसा करियो तो सुबह 5 बजे आ जाइयो यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ही। चलो, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया ना। चलो तो देखो ध्यान से, ये एक पुली है, डिस्क शेप्ड, इसका मास है m, बातें नहीं, और रेडियस है r। ये 2m मास का ब्लॉक है और ये 5m मास का ब्लॉक है। क्या लगता है कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा और कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा, फाइंड। ये बनाओ डायग्राम, लिखो फाइंड। हाँ और क्या, पक्की बात है, और तेरा मन है करके देख, आंसर इससे भी आएगा। ठीक है भाई, मैंने तो देखो कंसेप्ट समझाया है, फिर ट्रिक बताई है, तो पहले तू चाहे तो लगा के देख लेना, आंसर आएगा। तो फाइंड ए समझते हो ना, एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट, अच्छा इस वाली रस्सी में टेंशन बोल देते हैं, बोलो क्या, T1, और इसमें क्या बोल देते हैं, T2। तो फाइंड T1 T2 A, T1 T2 और A। क्या समझ में आता है। अच्छा चलो, कर तो तुम देना अपने आप, बस मुझे ये बता दो, जब निकालोगे तो क्या 5mg माइनस 2mg अपॉन 5m प्लस 2m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, क्या आई एम आर स्क्वायर बाय 2 है, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 बाय आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या m बाय 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। और क्वेश्चन दे दूं थोड़े बहुत, और क्वेश्चन दे देता हूँ। श्योर नहीं भाई। अच्छा अभी ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं। अच्छा अब, अच्छा यहाँ पे सभी क्वेश्चन में जब भी मैं मास दे दूंगा तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, क्या रोप और पुली के बीच में स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही है। ऐसा अगर खिड़की से पूछा तो, अरे रस्सी और पुली, रोप और पुली के बीच में स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही, नहीं हो रही है। अबे तुम रोटी खाते हो ना, क्या खाते हो तुम लोग। देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली, पुली पर रस्सी फिसल नहीं रही है। पुली देख ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देख, क्या पुली ऐसे घूमेगी क्या, तो सोच ऐसे घूमेगी तो क्या यहाँ से रस्सी आगे जाएगी, तो यहाँ से रस्सी कहाँ जाएगी, नीचे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे भी डायरेक्ट करेंगे हम, यहाँ मुझे बताओ ड्राइविंग फोर्स क्या है, 1g माइनस 2g, 1g माइनस 2g, क्या सिर्फ 1g होगा क्या, भाई इसके mg का तो नॉर्मल बैलेंस करेगा ना,
तो ड्राइविंग फोर्स सिर्फ क्या है 1g अपॉन टोटल मास क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। दोनों ब्लॉक्स का मास ऐड करना है प्लस साथ में आई बाय आर स्क्वायर। क्या आई निकाल सकते हो? क्या एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा? बात समझ में आ रही है? हो जाएगा ना? चलो, अरे निकालना क्या है?